बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्ल मालूम लका। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं फेसबुक पे लाइव। सब देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अक्टूबर की 15 तारीख 2019। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी यकीनन, क्योंकि मैंने बिल्कुल ये चेक नहीं किया कि मेरा मिक जो है वो, चूंकि बाज़ औक़ात वो इसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है समहाउ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ऐसे थोड़ा सा वक्त मिला मुझे और फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा माहौल बदली हो, चूंकि किताबों के अंदर से हो के जब इंसान निकला हो तो उसका दिल करता है कि थोड़ी देर के लिए वो ताज़ा दम हो जाए और थोड़ा सा माहौल बदली हो, तो फिर माहौल की समझ आती है। थोड़ा सा हट के इंसान माहौल को देखता है तो समझ आती है। ओके, वालेकुम अस्सलाम की आवाज़ आ गई, इसका मतलब यह है कि आप सब तक मेरी आवाज़ पहुंच गई है। ताज़ा ताज़ा चाय भी मिल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों ने भी यकीनन खाना शाना खा लिया होगा, चाय पी ली होगी। अब सर्दियों का मौसम है, अब तो जल्दी ये जो वक्त होता था गांव में, आधी रात हो जाती थी उस वक्त। तो अब शहरों में तो ज़ाहिरी बात है, अभी बहुत सारी जगहों पे, लाहौर जैसे शहर में तो अभी लंच का मौसम होगा यकीनन। या हय्यू या कय्यूम। सैयद मुबशर हैं जी, ओके। मोहम्मद दानिश इकबाल। एक तो दो तीन वाकयात ऐसे पेश आए। एक तो सैयद नबील हसन, उनको मुबारक, लाइफ मुबारकबाद। उनका माशाल्लाह एमफिल मुकम्मल हो गया, वाइवा भी कामयाबी से उन्होंने कर लिया। जिंदाबाद नबील, वेल डन। आप माशाल्लाह प्रोफेसर हो गए हैं। तो प्रोफेसर तो आप, मैं आपको लाड से पहले ही कहता हूँ, ये बहुत बड़ा जिंदगी का आपने माइलस्टोन अचीव किया माशाल्लाह। बस अब पीएचडी आखिरी एक मरहला रह गया, उसको भी कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला आप। एक तो ये लाइव मैसेज था, और शायद उसकी वजह ये है, मैं अक्सर नौजवानों को कहता हूँ, मैं यूट्यूब पे भी कुछ देखता रहता हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट दरमियान में चला था, एंटी एजुकेशन। या उसका एक पहलू ठीक है कि महज डिग्रियां लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि जिस माहौल में हम होते हैं, ये नौजवान बड़े गौर से सुना करें। याद रखिए, हम जो लोग पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये नौजवानों के लिए, हम जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और पाकिस्तान में एक कल्चर, एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो व्हेन एट रोम डू एज द रोमन्स डू, सो वंस यू आर अ बॉर्न पाकिस्तानी एंड यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, सो यू नीड टू गो थ्रू द सेम सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है। तो अब हमें अगर बाहर से कोई मशवरा देगा तो वो हमारे लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। मैं खुद भी मतलब ये इतना हिस्सा मानता हूं कि जो मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उससे मैंने शायद अर्निंग उस तरीके से नहीं की जो मेरी स्किल लेवल की एक्सपर्टीज है, उससे मैंने ज्यादा अर्निंग की है जिंदगी में। लेकिन क्या जिंदगी सिर्फ अर्निंग का नाम है? जिंदगी सिर्फ अर्निंग का नाम नहीं है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए स्किल बड़ा जरूरी है, लेकिन स्पिरिचुअल सपोर्ट के लिए, सोशल सपोर्ट के लिए आप जिस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, उसमें आपको उस दौर की डिग्रियां जरूर करनी चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। ये नौजवान कई दफा होता क्या है, उन्हें एक एज मिल जाता है कि चले यार, छोड़ें यार, इसका क्या फायदा। नहीं, आप जब एक मुल्क का हिस्सा हैं, एक सिस्टम का हिस्सा हैं, पूरी दुनिया में आज के दिन तक ये जो निसाबी कुतुब का या डिग्रीज का ताल्लुक है, ये खत्म नहीं हुआ। तो आप लोग अपने कान खड़े कर लिया करें और होश के साथ जरा देखा करें चीजों को। दोनों चीजों की अपनी जगह पे अहमियत है। ये दुरुस्त है कि वक्त के साथ साथ वो जो लंबे लंबी डिग्रियां, वो खत्म होता जा रहा है, लेकिन अभी ये खत्म हुआ नहीं। आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, कमीशन के लिए, सीएसएस के लिए। हाँ, सियासत के लिए आपको डिग्री की शायद जरूरत ना पड़े, या ऑनलाइन जॉब्स के लिए नोबडी आस्क्स फॉर द डिग्रीज। कोई बंदा आपसे नहीं पूछता, आज के दिन तक नहीं पूछ रहा। आने वाले वक्तों में ये भी हो जाएगा शायद कि कोई डिप्लोमा, कोई स्किल आप दिखाएं उसमें। तो स्किल आपका आज का चिराग जलाने के लिए जरूरी है, स्किल जो है। लेकिन
स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का माहौल आपके अंदर से एक ऐसी शख्सियत को पैदा करता है या आपको मदद करता है कि आप एक अच्छे ज़िम्मेदार शहरी बन के सामने आ सकें। जैसे मैंने आपको स्टोरी में भी बताया था, अगर मेरे पास इंग्लिश ना होती या उर्दू ना होती या मैं पहले से एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के माहौल से न गुजरा होता तो शायद स्किल हासिल करने के बावजूद मैं अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट ना कर पाता। ये बात बिल्कुल आप तवज्जो से सुना करें। तो नौजवान जब आप जवान हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, तो फुल फोकस किया करें और कोशिश किया करें कि आपकी फीसें आपको ज़्यादा ना देनी पड़े, मेहनत करें अपनी यूनिवर्सिटियों में, अपने कॉलेजेस में। ये बड़ा ज़रूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप किसी चक्कर में ना पड़ा करें, देखा करें कि कोई बंदा किस माहौल पे बैठ के बात कर रहा है। तो ये कैंपेन चली पिछले दिनों में कुछ बिल्कुल ही, क्योंकि जब इंसान को रिमार्क्स ऐसे मिलना शुरू होता है ना, इंसान के अंदर से थोड़ा सा वो एक रिबटल आ जाता है रेजिस्ट करने की। उसमें स्किल की अपनी अहमियत है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अपनी अहमियत है। दोनों अहमियतों को आपने समझ के आगे चलना है। तो इस भुलेखे में ना रहा करें कि भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? एक तो ये है। ओके, अच्छा जी, मेरी आवाज माशाल्लाह पहुंच रही है सब तक। और एक तो ये नबील का हो गया मैसेज, फिर ये एकेडमिक के हवाले से था। नबील माशाल्लाह एमफिल कर गया, जिंदाबाद। और तीसरी, हाँ तीसरी ये चीज थी, ये अंगूठी आपको एक नजर आ रही होगी, ये बड़ी खास और खास। ये माँ जी ने संभाल के रखी हुई थी, मेरी बड़ी पुरानी, टीन एज की कह लें आप इसको। और उस दौर की ये है जब मैं हिप्पीज का जमाना गुजार रहा था और रिसर्च के फेज से गुजरा था, जिंदगी की तहकीक। तो बड़ी यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। साईं करीम बख्श अबड़ू सिंध में जो मेरे उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, दुनिया से चले गए। तो इसकी बड़ी तारीखी एक दास्तान है, वो सारी बात नहीं मैं आपको बता सकता, लेकिन ये चूंकि मुझ तक पहुंची है और माँ ही संभाल सकती हैं ऐसी चीजें, तो इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी यादें, जो यादें रफ्तगां है, गुजरे हुओं की याद, वो यूनस, मोहम्मद यूनस की और ताहिर और दीगर मेरे दोस्त अहबाब थे साथ। तो उन सबको जो दुनिया से चले गए उनमें से दो तीन अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद करे, जो मौजूद हैं अल्लाह करीम उनको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। और आप सब लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ, लाइव वन ऑन वन कैमरे में, दोस्त बहुत बड़ी नेमत होते हैं। दोस्त आपको बनाते हैं, दोस्त आपको मजबूत करते हैं, ये आपकी खुशबू में इजाफा करते हैं, ये आपका बहुत बड़ा एसेट है, सरमाया है। जैसे बिल्डिंग कायम नहीं रहती ना पिलर्स के बगैर, इंसानी जिंदगी भी रिश्तों के बगैर कायम नहीं रहती। ये दोस्तियां, ये मोहब्बतें, ये खुलूस, ये एतकाद, ये सारी चीजें हमें मजबूत करती हैं। अगर हम आदम बेजार हो जाएं तो मामलात मुश्किल हो जाते हैं। बेजारी की एक स्टेज जरूर आती है, जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। लेकिन आदम हमेशा हमेशा के लिए आदम से बेजार नहीं हो सकता। कुछ अरसे के लिए गारे हिरा का हमें तस्वर नजर आता है, तफक्कुर करने वाली हस्तियां, जो कि सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गारे हिरा पे कुछ अरसे के लिए जाना, फिर वापस उतरना और आके फिर आबादियों में शामिल हो जाना। तो मेरे स्पार्टन्स जहां जहां पे हैं उनको भी बताइएगा, इंशाल्लाह ताला गज वज के वापसी होगी। जहां आपने मुझे 4-5 महीने दिए, वहां मुझे 15 दिन और दे दें। 15 दिन तक अगर मेरी वापसी नहीं होती तो मैं चैनल ही बंद कर दूंगा, अपनी शिकस्त तस्लीम कर लूंगा। आज तक ऐसा हुआ नहीं है। ये बता दीजिएगा जो जो मेरे स्पार्टन सुन रहे हैं, सबके साथ मेरी चूंकि रसाई नहीं होती, फोरम्स में हैं आप, ग्रुप्स में हैं, जहां जहां जो आपके राब्ते में है या जो सुन रहा है या सुनेगा, मुझे मजीद 15 दिन दे दीजिए और फिर देखिए वापसी किसको कहते हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरी आवाज थोड़ी भारी है, इसको समझें। और वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम काशिफ भाई, बड़ाई साहब, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मूड क्योंकि यादें रफ्तगां के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप कोई सवाल इस हवाले से कर सकते हैं और कोशिश किया करें एक नशिस्त में, क्योंकि फिर मैं बाद में देखता नहीं हूँ कमेंट्स की तरफ, तो वो कमेंट्स जो वो चूंकि रोल चल रही होती है वो ऊपर गुजर जाता है स्लाइडर। तो कोई ऐसा सवाल जो डिस्क्रिप्शन के मुताबिक हो, कौमों के
پیٹرنز کے حوالے سے سیاسی، چونکہ میں سیاست میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں کسی بھی حوالے سے، اور اس سے غافل بھی نہیں رہ سکتے ہم، چونکہ سیاست کو بری چیز تو نہیں ہے. تو سیاست اس لیے بری نہیں ہے کہ ہمارے حکمران ہی سیاستدان بنتے ہیں، تو اس لیے سیاست سے کٹ کے ہم نہیں رہ سکتے. ہمیں نہ ہی طب سے ہم کٹ کے رہ سکتے ہیں، نہ حکمت سے، نہ سیاست سے، نہ دفاع سے. یہ ساری چیزیں مل کے ہمیں بناتی ہیں، اس ملک کو بناتی ہیں. ہمیں یہ بھی ایک سازش ہوئی کہ نوجوان نسل کو کاٹ دیا گیا سیاست سے. اس کی سہولت یہ ہوئی کہ اوپر کمپٹیشن کم ہو گیا. جب کمپٹیشن کم ہوگا تو دو چار گھرانے اپنے بچوں کو حکمران پیدا کرتے رہیں گے، جیسے فرعون مصر کرتے تھے، اور نیچے سارے مزارے پیدا ہوں گے، محکوم پیدا ہوں گے، ووٹر پیدا ہوں گے، جو کہ ہوتے آ رہے ہیں پچھلے 70 سالوں میں. تو کمپٹیشن زیادہ ہونا چاہیے، پولیٹیکل سائیڈ میں بھی کمپٹیشن زیادہ ہونا چاہیے. یہ بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے ساتھ عام معاشرے کے نوجوانوں کو پیچھے کر دیا گیا، ان کے لیے اپرچونٹیز ختم کر دی گئی. چونکہ ہمیں تو عام جگہ پہ تو ٹریننگ ہی نہیں ملتی سیاست کی، اور جو حکمرانوں کے بچے ہیں وہ چونکہ بچپن سے ہی ان کو ساتھ ایکسپوجر مل جاتا ہے. جیسے مولوی صاحب ہیں نا، یا پیر صاحب ہیں، تو ان کا بچہ ان کے ساتھ ساتھ انگلی پکڑ کے چلتا ہے، مریدین اس کے ہاتھ چومتے ہیں، قدم چومتے ہیں، تو اس کو بغیر محنت کے پیر بنا دیا جاتا ہے، جس پہ استاد محترم واصف علی واصف کہتے ہیں کہ گدی نشینی کا تصور غور طلب ہے. اس بات کی گنجائش ہم آل رسول کو نہیں دیتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی سب کے لیے ہم نے گنجائش نکال دی. وہ بھی اس کی گنجائش نکالتے ہیں جو محراب و منبر پہ یہ کہتے ہیں کہ آل رسول میں یہ چیز نہیں ہوئی. واصف علی واصف گدی نشینی کے وہ کہتے تھے اس پہ غور کیا کریں. تو شارٹ اس میں میسج یہ ہے کہ جب آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے، ایک ماحول ملتا ہے، تو آپ وہ بن جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. تو مطلب ایک سادہ سی مثال دیکھ لیں کہ نائی کا بیٹا نائی بنتا ہے، یہ نیچرل ہے، یہ کوئی بری بات نہیں. درزی کا بیٹا ہے اگر، تو اس کو ایک ایکسپوجر ملتا ہے تو اس کے لیے زیادہ آسانیاں ہوں گی کہ وہ اس چیز کو وہ بن جائے. مجھے 1 منٹ دیجیے گا کیونکہ ابو جی کی کال ہے اور یہ میں مس نہیں کر سکتا. جی السلام علیکم ابو جی. جی میں ابو جی دیکھ رہا تھا، میں نے کہا 10 بج گئے، آپ سو گئے ہوں گے، تو میں اس واسطے تو پھر کال نہیں کی تھی. سناؤ کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اچھا، اللہ خیر کرے، اللہ رحم کرے. چلو. ہوں. اچھا چلو، میں کل کال کر کے نا صحت دا پتہ کر لوں گا. میں ابو جی بس کمپیوٹر تے نوجواناں نال لائیو گفتگو کر رہا ذرا تھوڑی جی، اور تھوڑی کال آ گئی تو میں کیا تمہیں ہولڈ کرو تاکہ میں ابو جی نہ پہلے گل کر لاں. امی جی ٹھیک نے؟ اچھا چلو، سلام دینا میرا. اچھا چلو، اللہ تعالیٰ خیر خیریت نہ لے جائے، ٹھیک ہو گیا. اوکے جی، السلام علیکم. یہ ابو جی کی، میں ذرا 10-15 منٹ لیٹ ہو جاؤں تو ابو جی کی کال آ جاتی ہے. ابھی میرا وہ تھا، میں نے کہا میں ابھی کروں، لیکن میں نوٹ کیا، میں نے کہا شاید سو نہ گئے ہو، لیکن وہ کیسے سو سکتے ہیں. تو تائی جی کا بتا رہے تھے، ادھر وا فیکٹری میں میری تائی جی ہیں، تو وہ ایڈمٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، صحت کاملہ اور عاجلہ، اور سب بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. سب کے لیے دعا ہے. وڑائی صاحب کا سوال ہے. وعلیکم السلام ابھی طارق صاحب، کہ میرے ایک دوست نے مجھے فرمایا کہ سر جی ہوں کچھ نہیں ہوندا بس اس ملک دا. اوکے اچھا، یہ وڑائی صاحب آپ تو خیر سمجھ اس معاملے میں سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ فکر و شعور والے انسان ہیں. یہ صرف ایک بندہ نہیں، بہت سارے بندے ایسا کہتے آ رہے ہیں کہ ہوں کچھ نہیں ہوندا، اور یہ تاریخ بڑی پرانی ہے. پاکستان ابھی معرض وجود میں نہیں آیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان نہیں بن سکتا، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے بنا کے دکھا دیا.
फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि पाकिस्तान नहीं बच सकता। तो अल्लाह की मेहरबानी से आज के दिन तक जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान कायम बाश है। बाज़ औक़ात हालात को देखते हुए जैसे इंसान बीमार हो जाए, बड़ा साहब आप समझते हैं इस चीज़ को, तो इंसान को वक्ती तौर पर मायूसी का गलबा आता है। इंसान कहता है कि बस मैं अब नहीं बचता, या अब यार मैं इस मरहले से आगे कैसे निकलूं। आज गर्मी इतनी सख्त है कि यार पता नहीं आज का दिन गुजरेगा या नहीं गुजरेगा, ये इंसान सोचता है, वेरी नेचुरल। तो जो ये कहते हैं कि हूं कुछ नहीं हो सकता, उसी में गुंजाइश निकलती है। जब खल्के खुदा जमीनी हालात को देखते हुए जो मारूजी हकायक होते हैं ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि इंसान जमीन पर मायूसियों को फैलाने में कामयाब हो चुका है। ये वो लम्हात हैं बड़ाई साहब जो कुरान के अरूज ज़वाल के फलसफे के मुताबिक जब ये हालात जहां भी पैदा हुए तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक अलूही निज़ाम हरकत में आता है। जो आपको याद होगा मैंने 2014-15 में एक पोस्ट की थी। ये लहरें उस वक्त से चल रही हैं। जमीन जब अदल फराहम करने से इनकारी हो जाती है तो फिर अल्लाह का अदल नाजिल होता है। हम इंसानों को दी गई जिम्मेदारियां जब हम पूरी नहीं करते तो फिर अल्लाह ताला का अदल नाजिल होता है और फिर हमें जिम्मेदार बना दिया जाता है, या पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, या फिर सनम खाने से पासबा मिल जाते हैं। तो अगर हम ये कह बैठे हैं या ये सोचने लग जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो जो बहुत कुछ कर सकती है ज़ात, वो फिर अपना एक निज़ाम एक्टिवेट कर देती है, और वो पिछले 5 सालों से एक्टिव है ऑलरेडी हमारे खित्ते में, उम्मत मुसलमा में बिलखसूस। हम कोई चहीते नहीं हैं अल्लाह के, ये मेरी और आपकी अक्सर इस बात पे गुफ्तगू होती है। हम कोई लाडले नहीं हैं, ना ही हम चहेते हैं। हमने कुछ करतूत करने थे जो हमने नहीं किए, और अगर हमने नहीं किए तो हमें वो लोग रिप्लेस कर देंगे जो वो करतूत करने वाले होंगे। ये होता आया है तारीख में। तारीखी पैटर्न्स को अगर हम देखें तो जो अहल नहीं था इस कायनात में उसे तब्दील कर दिया गया। ना अहल लोगों को, जो ना अहल होते हैं, ये कायनात बर्दाश्त नहीं करती, और उस तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड उनको नहीं रखा जाता। तो मैं चूंकि वला तकनतु मिन रहमतिल्लाह के साथ चलने वाला इंसान हूं, और मुझे पता है कि जब रात तारीख हो जाए, अमावस की रात हो, काली स्याह रात हो, तो उसमें ही जुगनू टमटमाया करते हैं। मैं उस चीज का इंतजार कर रहा हूं, देख रहा हूं, और हर इंसान जो सोचने वाला है वो दुआगो भी है। इस जमीन के ऊपर बड़े बड़े खूनी मार्के हुए, बस्तियों की बस्तियां तबाह कर दी गई, ऐसे ऐसे वबाई अमराज फूटे, ताउन जैसी बीमारियां, आपको पता है वो ब्लैक डेथ वाला जमाना, कि पूरी की पूरी बस्तियां जो है वो हस्ती से मिट गई। ऐसे ऐसे जलजले आए, तूफान आए कि पूरे के पूरे इलाके जो है वो जमी बोस हो गए। तो फिर एक नया जन्म होता है इस जमीन का। ये इस जमीन का एक बड़ा खूबसूरत, उस बड़ी क़यामत से पहले बड़ी क़यामतें गुजर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जमीन हर बहार के मौसम में फूल उगाती है, और हर खजां के मौसम में ये पत्ते झड़ते हैं। फितरत हमें इशारा करती है कि जब खजां का मौसम हो तो ये मत सोचो कि खजाओं पर अब पत्ते नहीं लगेंगे, ये मत सोचो। चूंकि अगर बागबां खुद पानी नहीं देगा, मेरे लफ्जों को आप यकीनन समझ रहे होंगे, आप मेरी बोली समझते हैं, अगर बागबां पानी देने से इनकारी हो जाएं, या बेईमान हो जाएं, या गाफिल हो जाएं, तो फिर अल्लाह करीम अपनी जनाब से बारिश बरसाया करती है, और फिर ये जरूर होता है कि फिर उन बागबानों को जमाने से मिटा दिया जाता है, उनका नामो निशान अबतरी की तरफ चला जाता है। तो पाकिस्तान से बेवफाई करने वाले, पाकिस्तान के साथ दगा करने वाले इंसान पहले भी रुस्वा हुए, जलील हुए। अब भी अगर कोई ऐसा सोच रहा है या कर रहा है, तो मैं बड़े यकीन के साथ और ईमान के साथ आपको ये कह सकता हूं, जो पाकिस्तान का नहीं है उसका दर मुस्तफ़ा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुफ्ती तो हूं नहीं, फतवा भी नहीं दे सकता, ना मेरा इतना मयार है। एक तालिब इल्म की हैसियत से बड़े यकीन से ये कहता हूं, और कुछ खुशबू महसूस करता हूं। एट ए टाइम तारीख में बड़ा साहब दोनों चीजें चल रही होती हैं, दोनों चीजें, अच्छी भी बुरी भी। ये कभी नहीं हुआ कि खैर आगे निकल जाए और शर पीछे रह जाए।
یہ بڑا دلچسپ نکتہ آج آپ کے لیے، مجھے پتا آج آپ سوچتے رہیں گے اس کے اوپر. یہ کبھی نہیں ہوا کہ خیر آگے نکل جائے اور شر پیچھے رہ جائے، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ شر اپنی رفتار سے آگے بڑھ جائے اور خیر جو ہے وہ رک جائے. یہ دونوں ہمیشہ پیرلل ساتھ چلتے ہیں، جو کہ دونوں مل کے ایک دوسرے کے وجود کی تکمیل کرتے ہیں. جہاں خیر ہوگی وہاں شر ہوگا، اور جہاں شر ہوگا وہاں خیر والے ضرور موجود ہوں گے. ہاں اکا دکا اس میں تھوڑا سا پرسنٹیج کا فرق پڑ جاتا ہے. امید اور مایوسی مل کے چلتے ہیں، اندھیرا اور نور مل کے چلتے ہیں. جہاں بہار ہوگی وہاں خزاں ضرور آئے گی، جہاں خزاں ہوگی وہاں بہار کی امید ہے. صرف ایک وقت ایسا آنا ہے جب یہ موسم بدلی ہو جائیں گے، جب خیر و شر کی اس رفتار کو روک دیا جائے گا. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس دن خیر و شر کو بھی فنا ہو جائے گی. پھر جتنی پرفارمنس ہوگی انسانی آبادیوں کی، کارکردگی ہوگی، اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا. دراصل امید اور مایوسی کا ایک جگہ پہ جا کے رک جانا قیامت ہے. میں اس کی تعریف یوں کیا کرتا ہوں، جب امید اور مایوسی ایک خاص جگہ پہ جا کے نقطہ انجماد پہ چلی جائے گی، فریز ہو جائے گی، وقت رک جائے گا، خیر اور شر کا سفر رک جائے گا، امید اور مایوسی کا سفر رک جائے گا، خوشی اور غم ایک جگہ پہ جا کے معلق ہو جائیں گے، اس کا نام ہے قیامت. جیسے اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ کمرہ امتحان میں آپ بیٹھے ہیں، ایک خاص لمحے پہ جا کے انویجیلیٹر کہتا ہے کہ یور ٹائم از اپ، پین رکھ دیں بھائی، پیپر کو بند کر دیں. اسٹوڈنٹس کو یاد آ گیا ہوگا زمانہ. تو اب 3 گھنٹے میں جو کچھ آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا، اب آپ کو اپنا پیپر ان کے حوالے کرنا ہے. ابھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وڈائی صاحب، ابھی سورہ اسرافیل نہیں پھونکا گیا، وہ آخری سورہ اسرافیل جو سب کو ملیا میٹ کر دے گا. ابھی خیر اور شر کے سفر کو روکا نہیں گیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں اس کے مطابق تو نشانیاں پوری ہو گئیں. آج سے 1500 سال پہلے بھی یہی سوچ تھی کہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. پھر نعمت اللہ شاہ ولی اور اسی طریقے سے اور دیگر بزرگ ہم جب دیکھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، تو وہ ایون مودودی صاحب کے زمانے کی میں کتابیں پڑھ رہا تھا، اور اس سے بھی پہلے پاکستان بننے سے پہلے علامہ اقبال کے دور کی باتیں آپ دیکھیں تو یہی کہا جاتا تھا کہ امت مسلمہ تباہ و برباد ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی. لیکن ہم نے دیکھا پھر اس کے بعد پوری دنیا میں مسلم ریاستیں وجود میں آ گئیں. تو پاکستان یا کوئی بھی مسلمان ملک ابھی اپنی شکست کا خود سے اعلان نہیں کر سکتا، نہ ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا. ہاں بشری حوالے سے ہم یہ جب کہتے ہیں تو دراصل جو اس دوست نے، نوجوان نے کہا ہوگا کہ ہوں کچھ نہیں ہو سکتا، اسے بھی یہی محسوس ہوا ہوگا کہ شاید اب چونکہ جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں، تو محراب و ممبر جو ہے وہ کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں، ہماری دفاعی لائن جو ہے وہ کسی اور طریقے سے ہمارے سامنے اس کو پینٹ کیا جاتا ہو. اس پیٹرن کو سمجھے، میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال دوں گا، آپ سمجھ جائیں گے. جب سے یہ میڈیا آیا ہے ہم سن رہے ہیں کوئی غدار ہے، کوئی کرپٹ ہے. یہ بڑے تلخ بات بتانے لگا ہوں آپ کے ساتھ. دن رات یعنی زیادہ دور نہ جائیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، میں چونکہ ان کو آپ کو پتا ہے اس حوالے سے ذاتی نام لے کر ڈسکس نہیں کرتا، لیکن میں ایک پیٹرن بنا رہا ہوں اس میں. تو ہمیں بتایا گیا وہ بھی کرپٹ ہیں، چونکہ حکومتیں برطرف ہوئی ہیں کرپشن کے اوپر، اور جن حکومتوں کو برطرف کیا گیا کرپشن کے نام پہ، اسی ملک کے اندر ان کی دوبارہ حکومتیں بنی. اب 2 باتیں ہو سکتی تھیں، یا تو وہ واقع ہی کرپٹ تھیں یا ان کو محض ذاتی انا اور انتقام کا نشانہ بنایا گیا. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر حکومت میں آئے، تو اگر وہ کرپٹ تھیں اور اسی ملک کے ایگزسٹنگ سسٹم نے ان کو برقرار رکھا تو ملک کے ساتھ خیانت کی. ان تمام اداروں نے، میں اکثر کہتا ہوں، اگر کسی ادارے کو یہ پتا ہے کہ فلاں شخص محب وطن نہیں، غدار ہے یا کرپٹ ہے، عوام دشمن ہے، اور پھر بھی اس کو برقرار رکھا گیا، تو اس ادارے نے دشمنی کی، دانستہ یا غیر دانستہ، انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی. یہ بات بڑی غور طلب ہے. اور اگر وہ محب وطن تھا، وہ سیاستدان یا وہ جماعت، اور اس کو محض اپنی ایگو کی تسلی کے لیے اتارا گیا، تو یہ عوام کے ساتھ دشمنی تھی، بہت بڑی دشمنی. تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل انجینئرنگ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی ساری بیس یہ ہے. پھر جن کو دشمن کہا گیا، غدار کہا گیا، وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں آج بھی.
इसका मतलब या तो उनको जीरो करने वाले बजाते खुद जीरो हैं, या उनको हीरो बनाने वाले हमारे मुल्क के दुश्मन हैं। इसी तरीके से मेहराब व मिंबर पे फतवे लगे, कुफर के फतवे लगाए गए। वो जिन पर कुफर के फतवे लगे और जिन्होंने लगाए, वो वक्त आया कि मैंने उनको आपस में खुशकपियां करते हुए देखा। तो इसका मतलब फिर मुझे शुरू में मैं भी आम जज्बाती नौजवानों की तरह कंफ्यूज हो जाता था, और नौजवान अब भी होते हैं, क्योंकि तालीमी या फिक्री मयार वो बरकरार नहीं रखा गया इदारों में। तो हमें इस्तेमाल किया जाता है जो सियासी माहौल है उसमें सिर्फ वोट तोड़ने और जोड़ने के लिए। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे सब आपस में मिल जाते हैं और आपस में खुशगपियां करते हैं, और हम भी भूल जाते हैं या भुला दिया जाता है हमको कि कौन दुश्मन था, कौन मुहिब्बे वतन था, कौन करप्ट था, कौन करप्ट नहीं था। तो वो जो सियासी जलसों में बयानबाजियां थी, अभी आप रिसेंटली वाकयात को देख लें, एक दूसरे को करप्ट कहा गया, मुल्क दुश्मन कहा गया, फतवे लगाए गए, लेकिन फिर एक वक्त आया कि वो ज़ोहराने इशाइये सब हमें जब बता दिया जाता है, जब बताया जा रहा होता है कि फलां शख्स मुल्क का दुश्मन है, एन उन्हीं लम्हों में बैकडोर चैनल ऑपरेट हो रहे होते हैं, एक दूसरे को वीक करने के लिए एक सहारा लिया जाता है। तो इसलिए अगर तो हम वो देखें जो मीडिया पे प्रोजेक्शन हो रही है, तो यही लगता है कि हुन पाकिस्तान तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इससे गुजर के पीछे चले जाएं, जिस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, तो हमें महसूस होता है कि नहीं, पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक हो गई है, पाकिस्तान सही समत में चल पड़ा है, और इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान फ्लरिश करेगा। मैं इन पैटर्न्स पे ज्यादा गौर करता हूँ और इन पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, इसलिए मेरा ये ईमान है। वासिफ बासफा एक जगह पे फरमाते हैं कि जो पाकिस्तान में सियासतदान है वो पाकिस्तान का मुहिब है। सूफी बरकत साहब भी ऐसी बातें किया करते थे। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि एक बंदा 40-50 साल से पाकिस्तान में सियासत कर रहा हो और वो पाकिस्तान का दुश्मन हो। और अगर मैं इसको मीडिया की प्रोजेक्शन पे, जो कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए की जाती है, ये मान लूं कि 40 साल से एक पाकिस्तान का दुश्मन है और मेरे ऐवान में बैठा हुआ है, तो फिर मुझे अपने सेनेट पे सवाल उठाने पड़ेंगे, मुझे अपनी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाने पड़ेंगे, मुझे अपनी उन अफवाज पे जिन पे हम फख्र करते हैं सवाल उठाने पड़ेंगे, मुझे अपनी उस ISI पे जिनको लाड से खलाई मखलूक कहा जाता है 100 सवाल मेरे उठेंगे। कि इसका मतलब यह है कि 40-50 साल से एक बंदा या एक जमात पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रही थी, और आप किस मर्ज की दवा थे। और अगर वो दुश्मन नहीं मुहिब्बे वतन है, तो फिर दोबारा ये सवाल मेरे इनसे पैदा होते हैं कि फिर आपने उनको मुल्क दुश्मन क्यों कहा, फिर आपने उनको गद्दार क्यों कहा, और फिर गद्दार और मुल्क दुश्मन और करप्ट कह के हुकूमतें तब्दील हुई। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ आज तक। क्योंकि मुझे याद है जब हम नौजवानी में थे तो नया नया सरे महल का स्कैंडल था, फिर जरदारी साहब के घोड़े और मुरब्बे और मर्तबान। अभी जरदारी साहब सिर्फ शोहर थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के, तो हमें ये सारी खबरें सुनाई जाती थी, हम सुनते थे। और इसको थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जनाब ज़ियाउल हक साहब के दौर में, उस दौर में चले जाएं थोड़ी देर के लिए, 80s के ज़माने में जब रशिया अफगानिस्तान में मौजूद था, हम हाथ चूमा करते थे मुजाहिदीन के। महराबो मिंबर से वो आयतें सुनाई जाती थी हमारा खून गरमाने के लिए, जिससे जिहाद की रग हमारी जो है वो हमीयत पढ़ के। उस वक्त किसी के वहमो गुमान में था कि ये डॉलर फंडेड आयात हो रही हैं, इनकी प्रमोशन हो रही है, किसी के ज़हन में नहीं था। इक्का दुक्का लोग सोचने वाले थे उसमें। तो गोया हमें कुछ नजरियात सेट करने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान के दो रुख चल रहे हैं इस वक्त। जो रुख मीडिया पे प्रोजेक्ट होता है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए है, वो इश्तिहार दिए जाते हैं, वो पूरे के पूरे हमारे सामने आ चुकी हैं बातें कि पूरे के पूरे सियासी टॉक शोज फंडेड होते हैं। वो सियासी जलसे हों या सियासी तकरीरें हों, सियासी बयानात हों, वो सिर्फ एक जुमले की मार है कि वो माजी में हमसे गलतियां हुई, खल्लास। माजी में हमसे गलतियां हुई, खल्लास। माजी में फलां काम हमें नहीं करना चाहिए था, खल्लास, कहानी खत्म। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें जो सच बोलेगा वो गद्दार हो जाएगा, वो गद्दार हो जाएगा, उसको पीछे हटा दिया जाएगा। लेकिन आने वाले वक्तों में कहा जाएगा कि वो हम उस वक्त गलत थे। तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अपनी ताकत के साथ उठ रहा है। जो तमाम जिम्मेदार इदारे हैं इसके ऊपर बड़ी
दिलजमी के साथ, बल्कि पहली दफा मुझे महसूस हुआ है कि पाकिस्तान के इदारों ने अपना तय करदा जो आइन के अंदर इख्तियार है उसको समझना शुरू कर दिया है, और ये बहुत जरूरी है। हर इदारा अपने तय करदा इख्तियार के अंदर, हदूद के अंदर रहेगा तो निज़ाम सही चलेगा। अगर आंखें, जो इस पे हमने इससे पहले वाले सेशन में बात की थी, आंखें ये कहें कि हमने कानून की जगह पे भाई अपना किरदार अदा करना है, तो इंसान अंधा हो जाएगा। और अगर मेरे पाँव ये कहें कि नहीं, हमारी तौहीन होती है, हमें ज़मीन पे क्यों जूतियों के अंदर रखते हो, हमें हाथ बनना चाहिए, तो आपको पता है कि ये जो चाय का कप ठंडा हो गया है, मैं ये नहीं उठा सकूंगा पाँव के साथ, क्योंकि पाँव आदी नहीं है। हाथों को आदत है इस कप को पकड़ने की, पाँव को आदत नहीं है। तो हर इदारा अपनी जगह पे रहेगा तो फिर हमारा फंक्शन बेहतर अंदाज में चलेगा। मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ, हर इदारे की हदूद मुतय्यन है। होता ये रहा माजी में। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा दूसरा एंड दिखाना लगता हूँ कि जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान दा हुन कुछ नहीं हो सकता, तो जिनको मुल्क दुश्मन कहा गया और जिन्होंने कहा, कहने वाले ने भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की, और जिनको कहा गया उनको भी पता था कि कहने वाला दिल से नहीं कह रहा, वो बस वोट तोड़ने और जोड़ने का एक बहाना है। और हम चूंकि टूट जाते हैं, हम जाहिर पे जाते हैं। हमारी अक्सरियत, जहालत की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जहालत सतही होती है। जहालत का अमल और रद्द अमल सतह पे रहता है। ये जहालत की सबसे बड़ी पहचान है, सादा सी पहचान ये है। कोई जाहिल आदमी वो होगा, वो बेशक हजारों डिग्रियां उसके पास हों, लेकिन अगर वो डीप उसमें नहीं उतरता मानवीयत के लिए और सतह पे रहता है, तो इसका मतलब वो जाहिल है। तो कौमों को सतह पे रखा गया, उनको गहराई में उतरने नहीं दिया गया। जो मैंने शुरू में कहा आपको, गहराई में हुकूमतें हैं, हुक्मरानी का तस्वर है। अगर नौजवान मेरे मुआशरे के जिनको सतह पे रखा गया गहराई में उतरते तो कंपटीशन पैदा हो जाता, और कौन चाहता है कि कंपटीशन पैदा हो? तो कंपटीशन पैदा नहीं होने दिया जाता। यही काम फराइन मिस्र ने भी किया था, और वो नफ्सियात बदल तो नहीं गई। आपका क्या ख्याल है कि बादशाहों का जमाना चला गया है? नहीं, सिर्फ लबो लहजे बदली हुए हैं, स्टेज बदली हो गया है, बाकी सारा थीम वही चल रहा है। आज भी उसी तरीके से कालीन बिछे हैं, वही तोपों की सलामी। पुराने वक्तों में घोड़ों के साथ वो और हाथियों के साथ होते थे। बादशाह जब आते थे, किसी इलाके से गुजरते थे, तो वहां के गरीबों को जबरदस्ती ला के सड़क के दो रोया खड़ा कर दिया जाता था कि बादशाह को आपने फर्शी सलाम करना है। कुछ इलाकों में सजदे किए जाते थे। तो अब क्या हो रहा है? अब भी तो यही होता है, स्कूल के बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया जाता है तालियां बजाने के लिए। तो माहौल अब भी वही बादशाह का तस्वर है, सिर्फ आज के बादशाहों को प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और इस तरह के लफ्ज बोल दिए जाते हैं। माहौल आज भी वही है। पुराने वक्तों में भी शाही किले में कोई नहीं जा सकता था जो गरीब आदमी था। आज भी आम आदमी जो है वो नो गो एरियाज में नहीं जा सकता, रेड जोन उसको डिक्लेयर कर दिया गया। तो सारी चीजें वही हैं जो मैं पैटर्न की बात करता हूं। हम समझते हैं शायद बादशाहों का जमाना चला गया। नहीं, बादशाहों का जमाना नहीं चला गया, सिर्फ वक्त के साथ जदीद हथियार आ गए, जदीद बिल्डिंग्स बन गई, जदीद हमारी जबानें हो गई और लिबास हो गया जदीद। लेकिन आज भी नौरतन मौजूद हैं। उस वक्त भी दरबार में भांड होते थे, भांड मस्खरे, बादशाहों को हंसाने वाले। बादशाहों के लिए हामान होते थे जो बादशाहों के लिए मजहबी तावीलात करते थे। ऐसे ऐसे बादशाहों के जासूस होते थे उस वक्त भी, आज भी मौजूद है। तो आज को जरा थोड़ा सा मॉडर्नाइज उसको कर दिया गया, जदीद रियासतों का तस्वर। हाँ, पहले ये होता था कि हदूद का तयन नहीं किया जाता था और उसका कोई आलमी इदारा नहीं था। ये जब अक़वाम मुत्तहिदा बना, आपको पता है जंग अव्वल और जंग दोवम, तो उसकी वजह से ये तय किया गया कि ये हमारी हदूद है, ये हमारी सरहद है, ये हमारी सरहद है, तो आइंदा कोई मुल्क किसी मुल्क पर चढ़ाई नहीं करेगा। तो क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी वीटो पावर का तस्वर आया। लिहाजा ताकतवर मुल्क जो 4-5 हैं, वो जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, चढ़ाई कर देते हैं। कौन रोक सकता है? और आज के दिन तक चूंकि उम्मत मुसलमा एक कौम की हैसियत से कमजोर एंड पे है, लिहाजा दुनिया भर में अगर गैर मजहब अक़वाम ने ज्यादा चढ़ाई की है तो वो मुस्लिम ममालिक में की है। आप शुरू हो जाएं, मुल्क मशरिक वुस्ता से शुरू हो जाएं, लीबिया से शुरू हो जाएं, आप कुवैत का आप देख लें 90s में जो हुआ, इराक किस तरीके से तबाह हुआ, किस तरीके से बढ़ती गई बातें, ना वो हथियार निकले, ना कुछ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो चौधरी है इस दौर का, बादशाह है और पूरी दुनिया पे हुकूमत, अब इदारे भी उसके पास, अक़वाम मुत्तहिदा भी उनकी बात मानेगा, IMF भी उनकी बात मानेगा।
اس لیے ہم جب حکومتوں کے خلاف بات کرتے ہیں ہمیں استعمال کیا جاتا ہے. جو ہمیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں, امت مسلمہ کمزور اینڈ پہ ہے اور ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. تو وہ اپنی سیاست بھی بجاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اتنی سطح پہ رکھا جاتا ہے, اور ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو حکومت آئی ہے اس حکومت نے مہنگائی کر دی ہے, جبکہ جو ان کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ ایسا نہیں, کیونکہ جب وہ آئیں گے تو حالات پھر ایسے رہیں گے. ایک صورت میں حالات بدلتے ہیں کہ آپ قرضہ لینا شروع کر دیں اور قرضہ لے کے آپ اس کو, اور پھر چونکہ ایک نظام چل رہا ہے تو وہ اچھا وقت یعنی مہنگائی وقتی طور پر رک جاتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا وہ جب ہم ایک کے خلاف ہو کے دوسرے کو ووٹ دیتے ہیں, پھر دوسرے کے خلاف ہو کے پہلے کو ووٹ دیتے ہیں, تو یہ خاص ایک میکنزم بنایا گیا ہے. اس کے لیے وہ ہر پہلے ہوتا تھا کہ کچھ اصول و ضوابط تھے سیاست کے, اب تو ذاتیات پہ بات آ گئی, اب تو لوگوں کی پگڑی اچھالی جاتی ہے, یعنی آپ نے ہر حربہ استعمال کرنا ہے. پھر سوشل میڈیا کو شامل کر لیں, ٹرولنگ شروع ہو گئی. اب تو کوئی سفید پوش جو ہے وہ سیاست میں آنے کا سوچ نہیں سکتا. یہ یاد رکھیے گا, اگین وہی کام ہو رہا ہے, سازش وہی ہو رہی ہے. ہمیں چونکہ ہمیں اپنی عزت پیاری ہے تو جو بندہ گالی نہیں سن سکتا وہ سیاست میں آنے سے توبہ کرے گا, ڈرے گا کہ بھائی میں سیاست میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے, جیسے اکثر آپ کو پتا ہوگا پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب سیاست میں ان ہوئے تو ہمارے ماں باپ جو ان کا احترام کرتے ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ انہوں کی ضرورت سی سیاست چھاڑ دی. تو گویا سیاست کا جو ظاہری پہلو ہے وہ عوام کے لیے رکھا گیا, اس کو بنایا ایسا گیا کہ سفید پوش لوگ اس طرف آنے سے ڈریں, تو کمپٹیشن پیدا نہیں ہوا. تو وہ جو چند لوگ تھے وہ ہماری گالیوں کی پہنچ سے دور ہو گئے. اب ہم سڑک پہ ٹائر جلائیں, اپنے ملک کا نقصان, ہم اپنے جائیداد املاک کا نقصان کریں, ہمارا نقصان. ان کا کبھی کچھ نہیں ہوا. ڈینگی بھی ہمیں ہوگا, تمام بیماریاں بھی ہمارا نقصان کریں گی, دہشت گردی کے حملوں میں بھی ہمارا نقصان ہوگا, غربت بھی ہم سہیں گے, ٹیکسیشن کی پالیسیاں جیسے یہ ابھی ریسنٹلی اگزامپل دیکھ لیں, میں بڑا حیران ہو کے سوچتا ہوں. ایک طویل عرصے سے ہم سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہے تھے شاپر کے خلاف بھی, ماحولیاتی آلودگی کے خلاف, تو کیمپین چلانی پڑتی ہے. لیکن اب وہ جو غریبوں کو شاپر فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس پہ پابندی لگ گئی. دکاندار بھی ڈرا ہوا ہے, کسٹمر بھی ڈرا ہوا ہے. وہ جو عام سے باریک سے شاپر ہیں جس میں چینی ڈالی جاتی ہے اس پہ پابندی لگ گئی. لیکن وہ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے چپس تھے, لیز وغیرہ تھے, اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں, پلاسٹک بوٹلز جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی تھی, ان پہ پابندی کبھی کوئی نہیں لگا سکتا. یعنی ابھی میں بازار میں نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ شاپر تو مجھے اسلام آباد میں نظر نہیں آتے, لیکن مجھے لیز کے پیکٹ نظر آئیں گے اور دیگر بہت سارے ایسے ریپرز نظر آئیں گے جو اتنے سخت ہیں. ہمارا شاپر تو پھٹ جائے گا, جو نارمل شاپر تھا غریبوں کی بستیوں کے لیے وہ پھٹ جاتا ہے, لیکن وہ جو امپورٹڈ چپس وغیرہ ہیں وہ شاپر اتنا سخت ہے, لیکن اس پہ کون بات کرے گا. تو بدبختی یہ رہی یا بدقسمتی یہ رہی کہ ہر پالیسی کا اثر غریبوں پہ پڑا, اور یہ ہمیشہ حکمرانوں نے غلطیاں کی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے تجاوزات کا ایک حکم آیا, تو ہم جو تبدیلی کا خواب لے کے باہر نکلے تھے, ہمیں تھا کہ جو طاقتور علاقے ہیں وہاں سے تجاوزات ہٹیں گی, وہ نہیں ہٹیں, اور غریب بستیاں گرنا شروع ہو گئیں. غریب کا چولہا جو کسی بھی وقت دور کیا جا سکتا ہے. تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ ایک حکومت آتی ہے اور اس کو نیچے مشینری جو ہے وہ فیل کرنے کے لیے اس کی انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ کر دیتی ہے یا واٹ ایور. تو یہی گیم ہو رہی ہے, کبھی ایک اوپر ایک نیچے. تو جس کو کہا گیا غدار, خائن, فلاں فلاں, وہ سارے ادھر ہی موجود ہیں. تو اگر وہ سارے برے ہیں تو ان کو برداشت کرنے والے ادارے برے ہیں, اور سخت ترین پاکستان کے وہ دشمن ہیں جو ان کو برداشت کرتے ہیں. اور اگر یہ محب وطن ہیں, وطن دوست ہیں, تو ان کو زیرو کرنے والے ادارے انتہائی دشمن ہیں اس ملک کے. اور ہمارا اصل روگ وہی ادارے ہیں جو ہمارے عوامی حکمرانوں کو, لیڈروں کو کام نہیں کرنے دیتے. یہ بڑی واضح باتیں ہیں, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا ہمیں استعمال تو نہیں کیا جا رہا. تو یہ وہ ہے جو ظاہر پہ رکھی گئی ہیں باتیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہن پاکستان کا کچھ نہیں ہوتا تو یہ اس سطح پہ رہ کے ہم سوچتے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو پاکستان کی ایک ڈائریکشن ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جناب میاں نواز شریف صاحب کے دور میں موٹر وے بننا شروع ہوئی تو یہ ڈسکشن چلی اس وقت جو آئی ایس ایس بی میں گئے تھے ان کو بھی ڈسکشن کے لیے ٹاپک دیا جاتا تھا. سی ایس ایس میں سوال آتے تھے کہ موٹر وے کا کیا فائدہ ہوگا.
तो मोटरवे का फायदा हो रहा है सबको। फिर मेट्रो बनी तो इस पे कितनी पॉलिटिकल गेम हुई, जंगल अब्बास और पता नहीं क्या क्या, लेकिन आप मखलूक खुदा से पूछें तो वो खुश हैं, उन्हें मेट्रो में सहूलत हुई है। तो हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो पॉलिसीज होती हैं वो हमें, डैम्स बनते हैं, एटमी तवानाई भुट्टो साहब के दौर में हमें पाकिस्तान को मिलती है उस हवाले से, और फिर बाद में उसका मियाँ साहब के दौर में, तो हमें इस सतह पे बहस में उलझाया जाएगा कि धमाके इनके कहने पर हुए या उनके कहने पर हुए, जिसके भी कहने पर हुए। पाकिस्तान की एक डायरेक्शन इन साइड, उस पे जो इदारे जामिन हैं पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले, वो बड़ी खूबसूरती से काम कर रहे हैं, और उसमें आईएसआई सरे फहरिस्त है। मैं तो बिल्कुल डंके की चोट पे ये कहता हूं कि जिस दिन आईएसआई बतौर के इदारे के गाफिल हो गया आईएसआई, उस दिन पाकिस्तान 2 घंटे में टूट जाएगा। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, पाकिस्तान कायम बाश है, कायम बाश रहेगा इंशाअल्लाह ताला। उस्ताद मोहतरम वासिफ अली वासफ कहते हैं पाकिस्तान नूर है और नूर का जवाल नहीं है। तो नूर के मुहाफिज, नूर के जामिन दिन रात काम कर रहे हैं बगैर किसी नमूद नुमाइश के। तो हम, जैसे एक फैशन है खलाई मखलूक, वो यानी उनका बाज़ का बहुत सारे अमूर से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हमें भी आदत पड़ गई हुई है, चूंकि माजी में ऐसा होता रहा है। माजी में पॉलिटिकल विंग एक्टिवेट होते थे और उन्होंने खुद इकरार किया, बड़े बड़े जनरल्स की अगर आप देखें किताबें लिखी हुई हैं, और टीवी प्रोग्राम में जब कोई जनरल आते हैं तो वो बताते हैं कि जी उस वक्त हमने ये किया, फलां बंदे को इस्तेमाल करके पैसे दिए गए सियासतदानों को। तो इकरार तो खुद हो चुके हैं ना माजी के। तो जब माजी के इकरार हो चुके हैं तो क्या उनको सजा हुई? सजा भी नहीं होती। ये अनफॉर्चुनेट है कि जिन्होंने, उसकी वजह क्या, सजा क्यों नहीं होती? क्योंकि उस दौर में, उस दौर की जरूरियात के तहत उसको बेहतर समझा गया। तो आप किसको सजा देंगे? जहां हुक्म आ जाता है, वजीर आजम साहब एक जगह पे फर्ज कर लें किसी को हुक्म दे दें, तो आईएसआई का कोई चीफ होगा तो वो क्या उस पर करेगा? आप उसको आईएसआई के चीफ को सजा देंगे। तो इसलिए बहुत सारे मामला जो हैं वो चल रहे होते हैं साथ साथ। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत कुछ होगा, और डीप उतर के देखें इंशाल्लाह ताला। मुझे तो उम्मीद नजर आती है, और मैं तो आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ कश्मीर की आज़ादी की, मुझे खुशबू आ रही है। और इंशाल्लाह ताला उस दिन आस्ताना आलिया से हम जलेबियां तकसीम करेंगे, इंशाल्लाह ताला मिठाइयाँ तकसीम करेंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये नहीं कि कोई खबर होती है या मुखबरी मैं करता हूँ, मैं पैटर्न्स को देख रहा हूँ। दुनिया भर में कौमें जब आज़ाद हुई हैं अपनी जद्दोजहद आज़ादी के साथ, तो उन्होंने एक ख़ास तकलीफ के अमल से या जोहद के अमल से आगे वो बढ़े होंगे, मुजाहिदे किए होंगे। तो कश्मीर अपने हिस्से की जो सही है, कोशिश है, वो कर रहा है, कर चुका है। अब उसका मंतकी नतीजा ये निकलेगा, दुनिया इसको तस्लीम करे या ना करे, कश्मीर के लोग अब आज़ाद होके रहेंगे। ये मंतकी पैटर्न आपको बता रहा हूँ, और कोई रास्ता नहीं है। देर सवेर हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाएंगे शब रोज। जैसे बचपन से हम छोटे छोटे थे तो बारामूला में ये कार्रवाई हो गई, वो सुनते आ रहे हैं हम, 60-70 सालों से हम कश्मीर की यही खबरें सुनते हुए आ रहे हैं। अब उसमें तेजी आ गई है, कोई फर्क नहीं पड़ा उस हवाले से। फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि अब उसको इंटरनेशनल फोरम्स में डिस्कस किया जाने लगा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिटिकली इसको जैसे मर्जी आप करें, लेकिन कश्मीर की आज़ादी के दिन करीब हैं, ये मेरे लफ्ज लिख रखिएगा। इसके अलावा इंसानी आबादियों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं आपको एक और खुशखबरी दूंगा कि फिर अक़वाम मुत्तहिदा बहुत जल्दी टूट जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा बहुत जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि मुस्लिम ब्लॉक जो है वो बड़ी तेजी से ये फील कर रहे हैं कि हमारे पूरी दुनिया में मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम होते हैं, तो ताकतवर ममालिक चुप रहते हैं। और इसका मतलब अब 1-1.5 अरब से जायद मुसलमान कितनी की देर गाफिल रहेंगे, उनके हुक्मरान उनको कितनी की देर तक सुलाए रखेंगे। तो तहरीक उठती है एकदम से, पता भी नहीं चलता। अभी अब देखिएगा, हो सकता है तुर्की का कोई वाकया, ईरान का कोई वाकया, सऊदी अरब का कोई वाकया। अब देखें ना, सऊदी अरब और यमन का जो कॉन्फ्लिक्ट आपको नजर आता है, मुसलमानों के ऊपर गैर मजहब आए हुए हैं और मुसलमान भी मुसलमान मुल्कों को मार रहे हैं। आप अंदाजा लगा लें हम जवाल की किस स्टेज पे चले गए हैं। लेकिन क्या उम्मत मुसलमान का हुण कुछ नहीं हो सकता? नहीं, आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। तो मैं उम्मीद के साथ जिंदा रहता हूं, क्योंकि अभी क़यामत नहीं आई। तो जब क़यामत अभी नहीं आई
तो उम्मीद का दामन हम नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान के गुमनाम मुजाहिदीन को मेरा सलाम, वो आज भी जिंदाबाद हैं, वो काम कर रहे हैं। हम आमने सामने आ जाते हैं, चाय भी पी लेते हैं, लेकिन इस वक्त भी सरहदों के ऊपर मेरे ऐसे जवान हैं जो चाय भी शायद उनको नहीं मिली होगी। और मैं आपको उनके जज्बात बता सकता हूं। वो जब सरहद पे होते हैं तो उन्हें डर नहीं होता कि जमीन पे रेंगने वाला कोई सांप उनको काटेगा या फजा में तैरने वाला कोई मिसाइल उनके ऊपर गिरेगा। एक अजीब सरशारी की कैफियत में वो वतन का दिफा करने में मसरूफ है। 24 घंटे वो मसरूफ रहते हैं। बहुत आसान है टीवी टॉक शोज में आके बात करना, लेकिन हर रोज नौजवान कुर्बानियां दे रहे हैं। ISI को इसलिए खराज अकीदत पेश किया करें कि आम जो सिपाही होते हैं या कैप्टन या मेजर, उनकी तो खबर आ जाती है, ISI वालों का तो पता भी नहीं चलता कि वो किस महाज पे शहीद हो गए। तो इसलिए पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले, बड़ा सा मैं आपको सादा सा नुक्ता बता दूं, ये मेरी अपनी प्रोफाइल पे, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक मैं जिंदा हूं, हमारे बच्चे जिंदा हैं, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। हम इसके लिए लड़ मरेंगे, हम इसके लिए लड़ मरेंगे। वो वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला हम जैसे, मैं एक आम सा कमजोर सा इंसान हूं, चाय पीने वाला, लेकिन कभी बात आ गई तो फिर देखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। फिर और कैफियत होती है। किसी कॉज के लिए लड़ना, सियासत के लिए, खुदा के लिए टिश्यू पेपर बन के मत मरें। बहुत सारे नौजवान सियासतदानों की सतही बातों पे आके जब मर जाते हैं तो सियासतदान बाद में पता क्या कहते हैं, ये हमारी जमात का ही नहीं था जी, हमने तो नहीं कहा था बलवा करने का, हमने तो नहीं कहा था फलां काम करने का। तो ये सियासत में हो रहा है। तो आमतौर पर पता है कौन से लोग मरते हैं ये सियासी जलसों के अंदर? जो जोशीले नौजवान होते हैं, प्योर नौजवान। वो समझते हैं कि शायद हम जिसके खिलाफ तहरीक चला रहे हैं वो वाकई मुल्क का दुश्मन है, और ऐसा कई दफा हो चुका है, ये काम कई नौजवान कर चुके हैं। तो वो आगे बढ़ते हैं, और वो जो उस जमात के साथ वाबस्तगान होते हैं, जो जोश दिलाने वाले होते हैं, वो एक सफ छोड़ के पिछली सफ में चले जाते हैं, और उन जज्बाती नौजवानों को जो पत्थर मारते हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, उनको आगे कर दिया जाता है। दूसरी तरफ भी रियासत का अमला है, वो अगर गोलियां चलाएंगे या, तो वो उन जज्बाती नौजवानों को हमेशा नुकसान होता है। तो कौम के नौनिहाल इस बात पे होश के नाखुन लें। अगर तो आपको किसी सियासी जमात से फंड्स मिल रहे हैं, फिर तो चलो आपका मरना भी रायगा नहीं जाता। लेकिन अगर आपको उस सियासी जमात ने ओन ही नहीं करना, बाद में आप किसी खाते में नहीं हो, तो बाबा एहतियात करो, टिश्यू पेपर मत बनना। ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक जुमले की मार है आपकी मौत, कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं भाई, ये उनका इनफरादी फेल था, हमने तो किसी को नहीं उभारा, हम तो मुल्क के आइन को मानते हैं। फिर यही होता है। और चूंकि वो ताकत के ऐवानों में बैठे हैं, लिहाजा उनकी बात को वजन दिया जाएगा। और एक आध बंदा, आम छोटा कारकुन मर जाए तो कौन पूछता है भाई, मीडिया उसको। तो एहतियात करें, सिर्फ सतह के ऊपर रह के कुर्बानियां मत देते रहें। यही काम हम करते आए हैं। हमें इस्तेमाल किया जाता है कभी एक हुकूमत को हटाने में, कभी दूसरी हुकूमत को हटाने में, कभी तीसरी हुकूमत को हटाने में। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग इससे बाहर निकल रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। अब सोशल मीडिया पे कुछ नौजवान समझ रहे हैं इन चीज़ों को, बल्कि ज़्यादा नौजवान समझना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा, अब दिलचस्पी नहीं रही, ट्रोलिंग में भी वो लेवल नहीं रहा। तो पाकिस्तान की आवाम को अगर ज़मीन के बादशाह शऊर न भी देना चाहे, तो अल्लाह बादशाह शऊर दे के रहेगा, ये उसका वादा है। अल्लाह बादशाह ने फ़िक्र शऊर देना है। शऊर जब अल्लाह ने बांटना शुरू किया, हिकमत और बसीरत बांटना शुरू की, तो ये वादा नहीं किया था कि फलां कौम को ज़्यादा शऊर दूंगा और फलां फर्द को ज़्यादा हिकमत मिलेगी। ये ओपन चेक है, जो कौम इस पे अपना नाम लिखेगी वही कैश करवाएगी। ये बात समझ गए बड़ा ऐसा? जी जी, मैं यही अर्ज कर रहा था कि वो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉपर पे पाबंदी, तो हम चूंकि इंटरनेशनल प्रेशर तो है ना, इंटरनेशनल प्रेशर है, और हमें पता है कि हमारे समुंदर जो है वो पोल्यूट हो रहे हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो गरीब मुल्क होते हैं, कमजोर एंड पे होते हैं, उनके ऊपर जो पॉलिसी आती है वो मानी खेज नहीं होती, वो फ्रूटफुल नहीं होती। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो एकदम से हुक्म आता है और उसको अप्लाई कर दिया जाता है।
بعض औक़ात हुकूमतों को कमज़ोर करने के लिए ऐसी पॉलिसियों का ऑर्डर जारी हो जाता है बालाई सतह से, बैरूनी ताकतों के ज़रिए, कि उन्हें पता है कि लोगों को तकलीफ होगी। हमेशा जब पॉलिसी दी जाती है तो उसमें जस्टिस किया जाता है। मैं आपको एक आम सतह पे बैठा हुआ इंसान हूँ, मैं आपको वो फ़ील बता रहा हूँ जो मैं दुकानदारों से मेरा वास्ता रहता है, मैं उनकी बातें सुनता रहता हूँ। यानी आपकी ब्रेड शॉपर में ही आती रहेगी, आपके वो जो लेस वगैरह हैं, फिर आपकी बॉटल्स वगैरह हैं, लोकल प्रोडक्ट्स की जो चीज़ें हैं वो फैक्ट्रियों के ऊपर छापे पड़े, जुर्माने हुए। लेकिन जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स थी और वो शॉपर ज़्यादा सख्त है, वो शॉपिंग बैग, ये नहीं कि शॉपर पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक तवील अरसे से काम हो रहा है और पूरी दुनिया में एक हो रहा है। किसी दुनिया ने इस तरीके से पाबंदी नहीं लगाई। पाबंदी लगाने का मकसद होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता टाइम देते हैं, स्टेप्स में काम करते हैं, स्टेजेस में काम करते हैं। अभी हमें फील पता क्या आई है, जो दुकानदार कहते हैं वो डरे हुए सहमे हुए कि जनाब सर वो छापा पड़ जाएगा सर। ये जो फील आती है ना जब पब्लिक के अंदर, तो मेरी जान हुकूमतें कायम नहीं रहा करती। तजावुज़ात में फील क्या आई थी कि गरीबों की बस्तियां गिर रही हैं। ये नीचे बैठे हुए मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, आम सतह का रिपोर्टर आपको रिपोर्ट दे रहा है कि लोगों की फील को न समझने वाले हुक्मरान हमेशा मारे जाते रहे हैं। हुक्मरान शुरू में आते हैं, वादा करते हैं कि मैं इन टच रहूंगा, फिर कुछ मशीर वो रख लेते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं वो मशीर उनको कहते हैं नीचे सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है। आपको याद है 2013 में, गालिबन 14 में भी, जनाब नवाज शरीफ साहब के दौर में भी मैंने एक पोस्ट लिखी थी बड़ी तवील कि उन्हें लग रहा है कि सब अच्छा है, नीचे सब अच्छा है, नहीं है। जब आप इन टच नहीं रहते लोगों के साथ, तो नीचे महंगाई के बारे में जो प्रोग्राम हो रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ों का जोर टूटता है अवाम के ऊपर। मतलब आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, मैं इसलिए ना किसी की साइड लेता हूँ ना किसी के, मैं जनरल बातें ये करता हूँ। मेरा वतन के साथ ताल्लुक है, मेरा वतन के इदारों के साथ ताल्लुक है, अशखास के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं जिन उलमाए कराम का दीवाना हूँ, मैं उनका भी, आपको पता है, डंके की चोट पे जहाँ पे मुझे कोई चीज़ महसूस होती है तो मैं बात किया करता हूँ उस हवाले से। हाँ, अदब का तरीकाकार होता है, एक होता है गाली दे के बात करना, एक होता है आप अदब के साथ बात करें। तो मल्टीनेशनल कंपनियों के जो शॉपर हैं उसका भी कोई लाया अमल तैयार हो, दुनिया इस चीज़ पे सोचे, फिर टाइम दिया जाता है स्टेजेस में, और उसका अल्टरनेटिव जो है वो मार्केट में आना चाहिए। होता ये है कि बीमारी पहले पहुंच जाती है और हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा डॉक्टर बाद में आते हैं। बस ये प्रॉब्लम है हर हुकूमत के साथ, हुक्म पहले आ जाता है, शर वाला हुक्म, सख्ती वाला हुक्म पहले पहुंच जाता है अवामी सतह पे, और खैर वाले हुक्म जो है वो बाज़ औक़ात पहुंचते नहीं और बाज़ औक़ात बहुत देर से पहुंचते हैं। ये प्रॉब्लम रहा हमारे सिस्टम, मैंने आपको बताया था इससे पहले, ये ईवल सिस्टम बन चुका है। नीचे फील ये होती है कि हुक्मरान जालिम है। जब हुक्मरानों को बदलना हो तो नीचे फील पैदा की जाती है, हुक्मरान नकम्मे हैं, नाअहल हैं, करप्ट हैं, चोर हैं, खाइन हैं, बदमाश हैं, ये लफ्ज़ सुनेंगे आप। अच्छा, अवाम कहते हैं ये बात तो ठीक कर रहे हैं, चूंकि गरीब लोग मजदूरी करके होटल में बैठेंगे, चाय पियेंगे तो तबसरे ही सुनेंगे। मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है, जब तबसरे सुनेंगे बाहर निकल के कहेंगे। मैं उस दिन सुन रहा था फर्क हबीब, या वो क्या नाम है उनका, एक प्रोग्राम वो लगता है, सवाल वो कर रहे थे अवाम से, तो मैं देख रहा था आम दिहाड़ीदार लोग थे, तो उनका जो लहजा था वो किसी ना किसी एंकर का लहजा था। एंकर्स बोलते हैं ना लहजों से, फिर चूंकि आप एक खास कैंपेन चलाते हैं, फंडेड प्रोग्राम चल गए, या अगर नहीं भी फंडेड, बहुत सारे न्यूट्रल एलिमेंट्स हैं मीडिया के अंदर, तो वो बोलते हैं। अच्छा, फिर जिसकी जैसी निस्बत होगी हम वैसे उसका दिफा करते हैं। अगर मैं पीटीआई का मुखालिफ हूं तो पीटीआई की हर अच्छी बात का भी मैं मुखालिफ हूं, ये जानते हुए भी कि ये स्टेप अच्छा है। अगर मैं नून लीग का मुखालिफ हूं तो मैं नून लीग की मुखालफत करूंगा, और मैं उन नून लीग के हक में बोलने वालों को कभी पटवारी कह देता हूं, कभी अकल से पैदल कह देता हूं। जो पीटीआई वाले हैं उनको कभी यूथिया, कभी एल यूथ, और पता नहीं क्या क्या, ये टर्में बनाई जाती हैं नौजवानों को तकसीम करने के लिए, और वही हुआ है। तो अगर हम तकसीम इस्तेमाल हुए तो फिर क्या हुआ? पहले हमें लगता था, थोड़ा सा पीछे चले जाएं 1.5 साल, हमें लगता था कि जनाब नवाज शरीफ साहब से बुरा इंसान को नहीं दुनिया में। 1.5 साल पहले की बात है, ये फील नहीं पैदा की गई थी कि उनसे ज्यादा करप्ट और बुरा इंसान दुनिया में कोई नहीं। अब ये क्या हुआ कि 1.5 साल के अंदर ही हमारी फील बदलना शुरू हो गई है। अच्छा, फिर हम किसी और को ले आएंगे, फिर हम कहेंगे ओहो, मौजूदा वजीर आजम इमरान खान साहब, जिनको हम कभी कप्तान कहा करते थे,
وہ بہت زبردست اللہ کے ولی تھے، وہ اللہ کے مجاہد تھے. تو ہمیں کنفیوز رکھا جاتا ہے. دیکھ لینا، مطلب کبھی ہم مارشل لا کے حق میں ہوتے ہیں، کبھی ہم نون لیگ کے حق میں، کبھی پیپلز پارٹی کے حق میں ہوتے ہیں. تو جن کا تو تعلق ہے اس جماعت کے ساتھ وہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی اگر حکومت میں آتی ہے اور میں ان کا میڈیا کا بندہ ہوں تو مجھے فائدہ ہو جائے گا. تو جو بادشاہوں کا دور تھا پرانا، میں نے آپ کو بتایا تھا، آج بھی بادشاہوں کے پے رول پہ ہوتے ہیں صحافی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، خود صحافی خود اقرار کر چکے ہیں، بیہائنڈ دی کیمرہ ریکارڈنگ ہمارے پاس پہنچ چکی ہے. سب مانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو بڑائی صاحب، پاکستان کو انشاءاللہ کوئی استعمال نہیں کرنے دے گا کسی کو انشاءاللہ. یہ بات طے رکھیں کہ پاکستان کی ایک ڈائریکشن جو کرپشن کے خلاف ہے وہ جاری رہے گی، وہ بالکل نہیں چھوڑا جائے گا. اور اکابرین جو ہیں، جو پاکستان کے محب وطن ہیں، ان کی سیاسی انٹرپریٹیشن جو مرضی ہوتی رہے میڈیا پہ، ان کو کوئی انگلی بھی نہیں لگائے گا، کوئی انگلی بھی نہیں لگائے گا. جو پاکستان سے محبت کرنے والے سیاستدان ہیں، اور جو پاکستان کا حقیقی معنوں میں دشمن ہے، وہ آپ دیکھیں گے وہ ویسے غائب ہو جائے گا، وہ نظر بھی نہیں آئے گا، ایکسٹنکٹ ہو جائے گا. یہ وطن محبت کرنے والوں کو پروموٹ کرتا ہے اور نفرت کرنے والوں کو ڈیموٹ کرتا ہے. یہ اس وطن کے اندر ایک بڑا خوبصورت اعجاز ہے. میں نے تو یہی دیکھا ہے اس چیز میں. تو کل پرسوں بھی میں دیکھ رہا تھا کچھ پوسٹیں جذباتی نوجوانوں کی ISI کے حوالے سے بھی، اور بابا ٹھیک ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی، ابھی میں آپ کے کومنٹس پڑھ لوں اور چائے کا ایک گھونٹ بھر لوں. اچھا، خدیجہ اکبر بھی وعلیکم السلام منان افسر. اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہے، 2-4 دن سے تھوڑی گرمی پڑی ہے. دو چیزیں نا الگ الگ کر کے پیٹرنز کو سمجھا کریں. ایک پیٹرن وہ ہے جو ظاہر پہ ہے، ایک پیٹرن وہ ہے جو ظاہر پہ ہے، اور ظاہر پہ حکمرانوں کی تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے. یہ بڑی ڈیپ بات آج آپ کو اپنے آستانہ عالیہ فیس بک سوشل کا تحفہ دے رہا ہوں. ایک ظاہری پہلو ہے پاکستانی سیاست کا، حکومت کا، نظام چلانے کا، اس پہ تبدیلیوں کا عمل ظاہری طور پر ہی رہتا ہے. ایک اس کا باطنی روپ ہے، باطنی پہلو ہے. اور میں آپ کو یہ بڑے تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پاکستان کے جو باطنی ڈیفینڈرز ہیں وہ پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. جو ظاہری مشینری ہے وہ ایز پر دا سچویشن، ایز پر پریویلنگ سچویشن وہ چلتی رہے گی، وہ چلتی رہتی ہے اسی طریقے سے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، احتجاجوں، دھرنوں اور اس طریقے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ ملک کی حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں؟ اگر تبدیل ہونی ہوتی تو 2013-14 کا دھرنا بڑا شاندار تھا. تو دھرنوں سے ظاہر پہ یہی رکھا جاتا ہے کہ آج گئی تو کل گئی، لیکن ایک کام اندر چل رہا ہوتا ہے اور وہ اچھا کام ہوتا ہے. تو تمام سیاستدان اس وطن سے محبت کرنے والے ہیں، اور اگر وطن سے محبت کرنے والے نہیں ہیں تو ان کو پروموٹ کرنے والے، ان کو سیاست میں لانے والے، ان کو ووٹ دینے والے، ان کے بارے میں علماء کرام جو بات کرتے ہیں، وہ سب پاکستان کے دشمن ہیں. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ اگر آپ نون لیگ کو ملک دشمن کہیں تو نون لیگ کے اندر تو بڑے ریٹائرڈ جنرل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اعلیٰ کلیدی عہدوں پہ، ان کے ساتھ بڑے بڑے پیران کرام جڑے ہوئے ہیں نون لیگ کے ساتھ، اور اسی طریقے سے محراب و منبر پہ اور دیگر علماء کرام ان کے ساتھ ہیں، مفتیان کرام ان کے ساتھ ہیں، پھر ہمارے والدین بہت پرانے وہ سارے ان کے ساتھ ہیں. تو کیا وہ سب ملک دشمن ہیں؟ اچھا، اگر پیپلز پارٹی کو یہ سمجھ لیا جائے تو کیا پیپلز پارٹی ساری وہ ملک دشمن ہے؟ تو جماعتیں ملک دشمن نہیں ہیں. اگر جماعتیں ملک دشمن ہیں تو آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. آپ کو سپریم کورٹ کو بند کر دینا چاہیے. آپ کو ملک کے دفاعی اداروں ISI سمیت سب کو خدا حافظ کہہ دینا چاہیے کہ ایک ملک دشمن جماعت تھی اور وہ ملک میں موجود تھی. تو ایسا نہیں ہوتا، وہ ملک دشمن نہیں ہے. صرف یہ تھوڑا سا ہوا ہے، یہ موریلٹی کا ایشو ہے، اخلاقیات کا ایشو ہے
कि सियासी मकासद के लिए सियासतदानों ने बजाते खुद एक दूसरे पर इल्जाम लगाए और इदारों को रगड़ा। इदारों को आदतें किसने डाली हैं? हुक्मरानों ने। और हुक्मरानों को आदतें किसने डाली हैं? इदारों ने। तो माजी में जाके देखेंगे ना कहीं से कुछ ना कुछ शुरू हुआ था। कहीं किसी आम से इंसान को यकदम हुक्मरान बनाया गया। माजी में अगर आप चले जाएं तो फौज के उसमें हमें आसार नजर आते हैं और फौज के जनरल्स खुद मान चुके हैं इस चीज को। तो माजी से सीखा है, फौज ने भी सीखा है, आईएसआई ने भी सीखा है और हमारे सियासी हुक्मरानों ने भी सीखा है। जब मैं ये बात करता हूँ बादशाहों की, तो सियासत में बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन के लोग थे जो कुर्बानियां दे के बाहर आए हैं। किसी के माँ बाप शहीद हुए हैं, बहन भाई शहीद हुए हैं, बेटे शहीद हुए हैं। ऐसी आसानी से भी तो नहीं ये बने ना, बड़ी मुखालफतें होती हैं इस पे भी। तो इसलिए ये आप इत्मीनान रखें कि इदारों को पता है कौन मुल्क दुश्मन है और कौन मुल्क दुश्मन नहीं है। और अगर इदारों को नहीं पता तो हम ऐसे इदारों को मानते नहीं। फिर तो हम ऑलरेडी हाकम बदहन, फिर तो पाकिस्तान ऑलरेडी एक मंडी बन चुका है और हम गुलाम हैं, गुलामों की मंडी है। हमारे ऊपर हुक्मरानों के और बैन अल-अक़वामी ताकतों के मोहरे आते हैं, वन वे आर दी अदर। चूंकि सारे ही फिर मोहरे हैं, क्योंकि हर बंदा दूसरे को कहता है ये मोहरा है, मैं नहीं हूं, और फिर वो आते हैं वो कहते हैं ये मोहरा था, मैं नहीं हूं, हम मान लेते हैं। तो या तो सारे मोहरे हैं या सारे मोहरे नहीं हैं। तो सियासतदान खुद मान रहे हैं कि हमें रीथिंक करना पड़ेगा सियासी वैल्यूज को। हम जब सियासी इख्तलाफ करते हैं तो हम ये ख्याल नहीं रखते कि आने वाली नौजवान नस्ल क्या सोचेगी हमारे बारे में। तो सियासतदानों के आपस में जाती झगड़ों ने नौबत यहां तक पहुंचा दी कि अब कोई मुल्क दुश्मन है, कोई गद्दार है, कोई करप्ट हो गया है। अगर कोई करप्शन हुई है, ये याद रखिएगा, और उस करप्शन को सुप्रीम कोर्ट छुपाती है, नैब छुपाता है या खलाई मखलूक छुपाती है, तो मुझे बताएं उनको किस मुंह से कोई वतन दोस्त कहेगा? और अगर करप्शन नहीं हुई और उनको करप्ट कहा जाता है तो फिर करप्ट कह के उतारने वाली सुप्रीम कोर्ट या नैब अगर उनको मीडिया में प्रोजेक्ट करता है कि ये करप्ट है, तो ये इदारे मुल्क दुश्मन होंगे, ये इदारे वतन दोस्त नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं? तो कोई ऐसा नहीं है भाई, सियासी चीजें अलग चल रही हैं, कौमी मफाद अलग चल रहा है। इनको समझा करें, तो टेंशन ना लिया करें, इंशाल्लाह सब अच्छे की रिपोर्ट है। वासिफ बासफा ने दुरुस्त फरमाया था, मेरे उस्ताद मोहतरम ने, पाकिस्तान की जमातें पाकिस्तान से प्यार करती हैं, पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान के सियासतदान भी पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हाँ, सियासी निस्बतों की वजह से सारे नौजवान भी मसरूफ होते हैं, क्योंकि उनको इस्तेमाल किया जाता है एक मखसूस वक्त तक। जब वो मकसद पूरा हो जाए और जब इस्तेमाल जिन्होंने किया था वो ऐवानों में पहुंच जाते हैं, तो सबसे पहले वो उन्हीं नौजवानों को फरामोश करते हैं जो उनकी खातर हर दलील मार्केट में लेके आ रहे थे, हर जवाज लेके आ रहे थे। क्योंकि जब इंतखाबात हो रहे होते हैं तो सोशल मीडिया सेल कायम हुए और उनको तनख्वाहें दी गई। हर जमात का यही, उन नौजवानों को रोजगार मिला। अब अगर मैं यहाँ कमरे में 10 बंदे लेके बैठा हूं तो मैं तो वही बोली बोलूंगा ना जहां से मैं पेड हूं, उसी तरह की पोस्टें करूंगा, उसी तरह के रिमार्क्स पास करूंगा। तो जब वो हुकूमत में चली गई जमात तो वो सेल टूट जाते हैं या उनको शॉर्ट लिस्टिंग, उनको थोड़ा सा मिनिमाइज रिड्यूस कर दिया जाता है। यानी जहां पे पूरे मुल्क में 50,000 बंदे थे वहां 50 या 500 रह जाएंगे। तो वो जो बाकी लोग हैं अब उनको दूसरी जमातें हायर कर लेती हैं, क्योंकि ट्रेंड हो चुके हैं। अब हमें लगता है कि अब अपोजिशन सही कह रही है, अपोजिशन का नैरेटिव बिल्कुल ठीक है, और हम भूल जाते हैं कि यही अपोजिशन थी जिसके लिए 1.5 साल पहले हम इस्तेमाल हो रहे थे। अब हम इस अपोजिशन के हाथों इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। आप समझ रहे? अगरचे मैंने बड़ी गहरी बातें की हैं, लेकिन मैं चूंकि एक महदूद सतह का इंसान हूं, आम इंसान हूं, और मेरी जिंदगी में शायद ये बातें इस तरह फैल भी ना सकें, लेकिन मैं ईमानदारी से कह देता हूं, पूरे यकीन के साथ, और इस नीयत से कि मेरे वतन के नौजवान बाशऊर होना शुरू हो जाएंगे, मजीद सोचेंगे, मजीद बाशऊर हो जाएंगे। बहुत सारे हो भी रहे हैं, तो वक्त लगता है। फिर आपको ये भी बताऊं, हम इंसानों की एक खास नफ्सियात रही है। हम इतनी जल्दी बदलने वाले होते तो 1,24,000 पैगंबरों की जरूरत ना पड़ती। ऊपर नीचे पैगंबर आते रहे हम इंसानों को समझाने के लिए। हम 40 दिन के बाद बदल जाते हैं,
40 दिन के अंदर अंदर हम बदल जाते हैं। हमें जरा सी चीनी महंगी मिले तो हम अपने उसी मौसम के खिलाफ नारे लगाने में 2 मिनट नहीं लगाते। हमारा मसला भाई क्यों पेश आया? क्योंकि हम डीप नहीं है। तो जो हम जैसे लोग, हम थोड़ा सा मार खा के आगे चले गए हुए हैं, हम सोच में पड़े हुए हैं कि यार फिर इस्तेमाल होंगे लोग, फिर हुकूमत बदली होगी। आप इस पैटर्न को देखा करें कि अगर बदली हो जाती है तो फिर क्या होगा। हमारे मुल्क में हुकूमत बदली हो गई, फिर क्या होगा? क्या अमेरिका अपना मिजाज बदल लेगा? क्या अक़वाम मुत्तहिदा का मिजाज बदली हो जाएगा? क्या IMF के कर्जे माफ हो जाएंगे? क्या हमारे सरहदों की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? क्या हमारा पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? और अगर होगा तो कितना होगा? 5 रुपए? तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। मैं छोटे से थे, हम बजट सुनते हुए आ रहे हैं, 50 रुपए कीमत बढ़ा दी जाए और फिर उनमें से 25 रुपए वापस कर लिया जाए और कहते हैं जी महंगाई पे काबू पा लिया। तो ये सच नहीं बोलते ना। उन्हें पता है कि इंटरनेशनल प्रेशर तो है, और एक गरीब मुल्क हो, मकरूज मुल्क हो, तो वो आलमी ताकतों को कैसे आंख दिखा सकता है। सियासी जलसों में जो खताबत की जाती है वो सिर्फ सियासी जलसों की पॉइंट स्कोरिंग है। उसका मकसद सिर्फ इतना है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये सियासतदान खुद इकरार करते हैं कि भाई वो उसको छोड़ें जी, वो सियासत की बातें थी। किसी को रगड़ने की बातें, किसी को घसीटने की बातें, किसी को फलां करने की बातें, ये सब सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। इसका कोई ताल्लुक नहीं होता हकीकत के साथ। याद है 2013 के वो धरना जब हुआ तो प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादी साहब के कंटेनर के हवाले से आप सुन निकालें उस वक्त की खबरें, बड़ी बड़ी गिदड़ बबकियां और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। फिर सारे बैठे हुए थे एक ही जगह पे। ये बात समझ गए? तो एक होती है जो पॉलिटिकल एंड है, उसका मकसद सिर्फ पॉलिटिकल होता है। लेकिन नेशनल लेवल पे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें उस नेशनल काज पे यूनिफाइड हैं, एक पेज पर है। ये याद रखिएगा, मैं बड़ा क्लियर हूं इस मामले में। चूंकि मैं किसी तासुब का शिकार नहीं हूं, ना पीपल्स पार्टी के हवाले से, ना नून लीग के हवाले से। और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की बात जो जमात करेगी मैं उसके साथ खड़ा हूंगा। जो पाकिस्तान के खिलाफ सोचेगा भी, मैं उसके 1000 किलोमीटर के दायरे में, रेडियस में मेरी और उसकी दुश्मनी हो जाएगी। जो पाकिस्तान का दोस्त है वो हमारा दोस्त है, जो पाकिस्तान का कुछ नहीं लगता वो हमारा कुछ नहीं लगता। मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूं। तो मैं जातियात में नहीं उलझा करता। अगर जरदारी साहब पाकिस्तान की कोई सर्विस करते हैं तो मेरे लिए वही बड़े काबिल एहतराम है। नवाज शरीफ साहब करें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब करें, वजीर आजम इमरान खान कोई करें, तो सियासी निस्बतें महदूद करती हैं आपको। जैसे इससे पहले आपको पता है मसल की निस्बतों ने क्या किया था। कोई कितना ही मुत्तकी बरेलवी हो तो उसका एंटी मसलक उसको तस्लीम करेगा उस तरीके से, या अहले तशय्यो, या तो मसल की इख्तलाफ भी इसी तरीके से आता है कि साडा मौलवी चंगा है तो दलाइल दिए जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बरेलवी इस्लाम के खिलाफ हैं, या शिया इस्लाम के खिलाफ हैं, या देवबंदी इस्लाम के खिलाफ है, या वहाबी इस्लाम जो है वो इस्लाम के खिलाफ है। ये बात समझ के, इस्लाम के खिलाफ कोई नहीं है। तो सिर्फ अपने अपने मफादात होते हैं। क्योंकि अगर एक मसलक दूसरे मसलक की इख्तलाफी चीज़ों पे नहीं रखेगा तो अपनी आइडेंटिटी बरकरार नहीं रख सके। तो इसलिए डिवीजन्स होती हैं। नौजवानों के लिए मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि इस उम्र में दिल करता है निस्बतों का थोड़ा सा। तो निस्बत अपनी बड़ी रखें, निस्बत इस्लाम के साथ जोड़ लें, निस्बत नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ लें, निस्बत पाकिस्तान के साथ जोड़ लें, निस्बत इंसानियत के साथ जोड़ लें, फिर आप फैल जाएंगे। उस्ताद मोहतरम वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि दरिया पहाड़ों में सिमट कर और मैदानों में फैल कर गुजरता है। तो जिस तरह की कैफियत हो आपकी, उस तरह की जिंदगी इख्तियार करें, फिर आप महदूद नहीं रहेंगे, तंग नजर नहीं रहेंगे। क्योंकि आप बरगद का पेड़ हैं जिस पे हर किस्म की चिड़ियां घोंसला बनाती हैं, कौवे भी आते हैं। तो हम कायनात में काफिरों को खत्म नहीं कर सकते जब अल्लाह ने खत्म नहीं किया। जब अल्लाह ने खत्म नहीं किया, अल्लाह को ना मानने वाले भी अल्लाह का रिज़्क खा रहे हैं। तो पाकिस्तान के सारे लोग, सारी सियासी जमातें मुहिब वतन हैं। तरीक़ाकार में इख्तलाफ हो सकता है, पाकिस्तान के तमाम इदारे कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आप उस फौज को मुल्क दुश्मन कह सकते हैं जिसके 18-20 साल के खूबसूरत नौजवान सेकंड लेफ्टिनेंट या सिपाही या लांसनायक या हवालदार 25 साल 30 साल वाले हर रोज शहादतें दे रहे हैं। वो इदारा मुल्क दुश्मन हो सकता है? सीने पे गोलियां खाते हैं मेरी जान, हर रोज। हर रोज कभी आप खबरें मीडिया पे नहीं आती। उन माओं का इंटरव्यू करें जिन्होंने बड़े शौक से खुद भेजे थे अपने बच्चे,
काकुल में और रिसालपुर में और कहाँ कहाँ पे शहादतें देते हैं भाई। वो उनको बड़े आराम से कह दिया जाता है किसी एक आध जनरल की गलती पे कि वो जनाब ऐसे हो गया और वो हो गया। तो थोड़ा सा हदूद का ख्याल रखें। गलतियां बशरी हैं, हर इंसान गलतियां करता है। गलतियां सिर्फ पैगंबरों से नहीं होती, वो मासूम अनिल खता है, वो वही के जेर असर होते हैं, उन्हें अल्लाह की तरफ से बराह रास्त गाइडेंस मिल रही होती है। पैगंबरों के अलावा तमाम इंसान जो बशरी हैं उनसे गलती का इम्कान रहता है, लेकिन नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर इतने ही बुरे होते तो उनको अफगानिस्तान के जिहाद में इस्तेमाल न किया जाता उस हवाले से, या इतने ही बुरे होते तो वो इस तरीके से मुसलसल पार्लियामेंट लॉजेस में या वहां पे न रहते। हमारे मुकद्दस ऐवान के अंदर वो मौजूद रहे हैं, मुसलसल रहे हैं, आर्मी हेडक्वार्टर में जाते रहे हैं, बड़ी तकरीबात में जाते रहे हैं, और कश्मीर जैसे अहम मसले की कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। तो क्या कोई मुल्क दुश्मन वहां पे बैठा हुआ था? नहीं, ये सियासी मकासद अलग है। सियासत को आप अलग रखें, बाकी मामलात को अलग रखें। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे नौजवानों को इसमें से बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अच्छा रबेल भी है, तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा सुकून में रहता हूँ। जब आप इस्लाम के साथ जुड़ जाएंगे ना, देखें, समुंदर या कुल्ज़ुम के साथ ताल्लुक बनाने में सबसे बड़ा फायदा ये है कि तमाम नहरें, झीलें, नाले, दरिया सिमट कर खुद उस कुल्ज़ुम का हिस्सा ही बनते हैं। तो छोटी मसल की या सियासी निस्बतें ऐसे होती हैं जैसे परनाले होते हैं, जैसे छोटे छोटे परनाले, नहरें, झीलें छोटी छोटी। बड़ी निस्बत कुल्ज़ुम वाली वो बड़ी मजे की होती है, और कुल्ज़ुम का एक मिजाज है, कोई मीठा पानी था, कोई खारा पानी था, कोई मटियाला था, कोई जैसा भी था। जब वो कुल्ज़ुम का हिस्सा बनता है तो सब नमकीन हो जाता है, सब कुल्ज़ुम का रंग अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए, सिबग़त अल्लाह। तो जब आप अल्लाह के कुल्ज़ुम का हिस्सा बन जाएं तो फिर आप इंसानों को बर्दाश्त करने लग जाते हैं। जब आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के रहमतुल आलमीन के कुल्ज़ुम का हिस्सा बन जाएं तो फिर आप बात बात पे कुफ्र का फतवा नहीं लगाते, फिर आप जीते हैं और जीने देते हैं। तो हाँ, अब इसमें दो चीजें, इसका एक पहलू नौजवानों को मैंने इस पे एक सेशन किया था। एक होती है जंगी हिकमत अमली, या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, या डोमेस्टिक स्ट्रेटजी, एकेडमिक स्ट्रेटजी। उस स्ट्रेटजी के लिए प्रोपेगेंडा होता है और प्रोपेगेंडे की कोई हदूद नहीं, उसके मकासद मुख्तलिफ होते हैं। और ये कोई सिर्फ पाकिस्तान नहीं करता, हमारा हमसाया मुल्क वो भी करते हैं, बाकी सारे ममालिक हैं वो भी करते हैं, सब करते हैं। हर मुल्क की फौज ये अहद लेती है कि हम अपने वतन की हिफाजत करेंगे, इसलिए फौज का वजूद है। अमेरिका वाले अमेरिका का दिफा करेंगे, जो इंडिया की फौज है वो इंडिया का दिफा करेगी। तो पाकिस्तान की फौज, आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान का दिफा नहीं करेगी? हम दुनिया की वो वाहिद कौम है जिनकी अफवाज रिसेंट वक्तों में सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाली फौज है। हमारी तो पिछले कई अरसे से, सालों से हमारे नौजवानों की ट्रेनिंग हो रही है जंग की। हमें तो घर के अंदर बुलेट्स का सामना था, तो इनकी तो रिहर्सल पक्की हो गई हुई है, इनकी तो एक तवील अरसे से रिहर्सल हो रही है। तो ये बेहतर समझते हैं दिफा करना, तो इसलिए मुतमिन रहा करें। ठीक है, हुकूमतों के काम है, बस आप डीप उतरें, इनके लिए कंपटीशन पैदा करें। नौजवान जो हैं वो डीप उतर के, थोड़ा सा डीप उतरा करें, सतह पे मत रहें। सतह पे रहेंगे तो टिश्यू पेपर बन जाएंगे, और टिश्यू पेपर की किस्मत या मुकद्दर क्या होता है, पूछा डस्टबिन में फेंक दिया, मकसद हल हो गया, ऐवानों में पहुंचने वाले ऐवानों में पहुंच गए, और फिर नौजवानों को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। लिहाजा सियासी जलसों में की हुई तकरीरें, वादे आप उनको याद करवाते रहेंगे, अब उनके ऊपर असर नहीं पड़ता, और जब असर नहीं पड़ता तो प्रेशर बिल्ड होता है। जब प्रेशर बिल्ड होता है तो फिर एक नया तबका उठता है, उसे कहते हैं अपोजिशन। महंगाई, फलानी चीज, अब हम चीखते रहें कि ये धरना जायज नहीं, वो धरना जायज नहीं, तो 2013-14 में भी तो धरना ही था, लॉन्ग मार्च था, उसका जवाब और था, इसका जवाब और है। जवाब हर जगह पे है और सबके जवाब दुरुस्त है।
صرف یہ ہے کہ اس وقت بھی عوامی مسائل حل نہیں ہوئے اور اس سے پہلے بھی عوامی مسائل حل نہیں ہوئے. مثلاً عوامی مسائل میں سب سے ٹاپ پرائرٹی عدل کا نہ ہونا. ہمارے مقدمات 24 30 سالوں سے عدالتوں میں اس وقت بھی ہر دور میں رہے. ہمارے ہاسپٹل کی حالت زار کبھی نہیں بدلی، چاہے نون لیگ کا دور ہو، پیپلز پارٹی کا دور ہو. جب ایسی باتوں میں آپ استعمال ہو رہے ہو تو تھوڑا سا کھول کے دیکھا کریں آپ کے مقامی علاقے کی صورتحال کیا ہے، اپنے قریبی اسکولوں کی حالت کیا ہے. وہ جو کمپٹیشن نہیں ہونے دیتے سیاست میں، ان کے بچے ہمارے اسکولوں میں نہیں پڑھتے. 98% عوام ایک خاص مزاج میں زندگی گزارتے ہیں اور 2% ایلیٹ کلاس ایک خاص مزاج میں زندگی گزارتی ہے. اور ایلیٹ کلاس میں سے ایلیٹ میں کچھ پیر بھی ایلیٹ ہوتے ہیں، کچھ علماء کرام ایلیٹ کلاس کے ہوتے ہیں، فوج میں بھی اسی طریقے سے ہر جگہ پہ ایک ایلیٹ کلاس. اور ایلیٹ کلاس دنیا بھر میں جہاں بھی موجود ہوگی ان کے آپس میں مراسم ہوں گے. تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کمپٹیشن لیس ہو. تو اس لیے نیچے عوامی مسائل کیا ہیں؟ ہمارے ہاسپٹلز، ہمارا تحفظ، چھوٹی چھوٹی بچیاں. یہ جب زین باؤں کے قصے آتے ہیں یا یہ جو قصور میں ہوا پتوں کی چونیا میں، تو غریب محلوں کے بچے ہیں، غریبوں کے بچے ہیں. غریب پولیس والا بھی بیچارہ ماڑے حالات کا شکار ہوگا، اس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہوگا، اس کو بھی محرومیوں کا سامنا ہے. غریب پیر، غریب مولوی، غریب دہاڑی دار، اس کے ایک جیسے مسائل ہیں. اور پھر غریبوں کو غریبوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مار کٹائی کے لیے بھی. یہ انفارچونیٹ ہے. ہمیں ضرورتیں مال فروخت، ضرورتیں جو ہیں وہ ہمیں برائے فروخت بنا دیتی ہیں. ہماری مجبوریاں، ہماری ضرورتیں، ہماری خواہشات، ہماری لالچ، یہ ہمیں برائے فروخت بناتی ہے. اور یہی پیٹرن پوری دنیا میں چلتا ہے. تو ہماری ضرورتیں برقرار رکھیں. ہمارا تعلیمی نظام دیکھ لیں، نظام عدل، نظام صحت، نظام روزگار، ہمارے لیے مسائل ہیں. ہمارے لیے مسائل ہیں. ہمارا ایک مہینہ اگر ٹھیک نہ لگے، ایسے بھی لوگ ہیں جن کی دہاڑی نہ لگے تو انہیں روٹی کے لالے پڑ جاتے ہیں. تو اپنے سطح کو دیکھا کریں کہ آپ کو کوئی استعمال تو نہیں کر رہا یا آپ استعمال تو نہیں ہو رہے. ہاں، اگر آپ کسی سیاسی جماعت کا حصہ ہیں، آپ کارکن ہیں اور آپ کو راشن پانی مل رہا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی جاب ہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ وہی لکھنا ہے. اگر آپ اینکر ہیں کسی کے پے رول پہ، آپ وکیل ہیں کسی کے پے رول پہ، تو آپ نے وہی بولی بولنی ہے. بھائی بولیں گے نا، جس کا بندہ کھاتا ہے اسی کا بولتا ہے. بھائی ہم سرکار کا کھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہی کی بولی بولیں گے. تو جس کی جو بولی ہے، جس کو جو روٹی دے، حالانکہ دیتا اللہ ہے، لیکن ہمارے اور اللہ کے بیچ میں معبود دیگر آ چکے ہیں، انہیں بت کہا جاتا ہے. کعبہ میں 360 بت تھے، تو پاکستان میں کتنے ہوں گے؟ تو بتوں سے پاک کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ہاں، وہ اتفاق نہ بھی ہو تو میری باتوں سے اگر آپ کا اتفاق یا وہ نہیں تو تھوڑا وقت دیں اور آپ بھی بڑے کلزم کا حصہ بن جائیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، ان پروگراموں کو دیکھا کریں جس میں سیاستدان یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے فلاں موقع پہ غلطی ہوئی. تو دراصل وہ غلطی ایک ایٹیٹیوڈ کی غلطی تھی. جب وقت ماضی ہو جاتا ہے تو اس غلطی کو ماننے میں سہولت ہے. اب جو غلطیاں ہو رہی ہیں یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں، لیکن ان کو یہ یقین ہے کہ ہم آنے والے وقتوں میں معافی مانگ لیں گے اور ہم چونکہ دریا دل لوگ ہیں، ہم معاف کر دیں گے. تو صرف یہ دیکھیں کہ کس کو پاکستان سے پیار ہے. ظاہر پہ مت جایا کریں. میں آپ کو بڑے یقین سے یہ کہہ رہا ہوں، اندر کی خبر دے رہا ہوں. کیمرے کے آگے اور کیمرے کے پیچھے حالات ٹوٹلی مختلف ہوتے ہیں. جو بریک کے اندر ہوتا ہے وہ مختلف ہے، اور جو بریک کے بعد آپ کو سنایا جاتا ہے وہ مختلف ہے. تو اب ہوٹل میں ایک بندہ دہاڑی لگا کے بیٹھا ہے، روٹی چائے کھا رہا ہے، تو اس نے ایک پروگرام سننا ہے. اس وقت کاشف عباسی صاحب کا لگا ہو، جاوید چودھری صاحب کا ہو، حامد میر صاحب کا ہو، یا جس کا بھی ہو، اس نے اتنی بات سننی ہے اور اس نے کہنا یار بالکل یار ہے، صحیح کہہ رہے. یا اگر وہ پہلے سے نسبت رکھتا تو وہ گالیاں دے گا چائے پیتے ہوئے کہ دی ماں نو دی بہن نو، اے ملک دشمن ہے، لفافہ ہے، فلانا یہ فلانا. تو مجھے بتائیں، لفافہ صحافی کون نہیں ہے؟ ہر دور میں مختلف صحافیوں کو لفافہ خور کہا گیا.
پھر انہی صحافیوں کو جنہوں نے لفافہ خور کہا میں نے جفیاں ڈالتے ہوئے دیکھا ان حکمرانوں کے ساتھ. آرمی ہیڈ کوارٹر میں وہ صحافی جو جن کو غدار مشہور کروایا گیا، آرمی جی ایچ کیو میں جب کوئی فنکشن ہوتا ہے وہ پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں. حالات و واقعات پہ غور کیا کریں. کوئی غدار نہیں ہے، اور اگر کوئی غدار ہوگا نہیں بچے گا. بس یہ آستانے کی مور، کوئی غدار نہیں ہے، اور اگر کوئی غدار ہوگا نہیں بچے گا. دوسری مور لگا دی میں نے، انشاءاللہ نہیں بچے گا. تیسری مور لگا دی میں نے. چائے ٹھنڈی کروا دیتے ہو ظالموں. یا حی یا قیوم. جی میں کیا فرما رہے ہیں جی آپ؟ تنویر بھائی کا سوال یہ ہے، اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اس پہ 2 گھنٹے کم از کم بولوں، لیکن ابھی ہمت نہیں ہو رہی. یہ جو قصور میں واقعات ہیں، اب بڑی تلخ بات بتانے لگا ہوں آپ کو. آپ کا کیا خیال ہے، یہ نئی بات ہے؟ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں نا اس قسم کے، اس کی تاریخ حضرت لوط علیہ السلام کے دور سے جا کے ملتی ہے. یہ 70-80 کی دہائی کے پاکستان میں بھی تھے یہ واقعات، اس وقت بھی تھے. اخبار اگر آپ پرانی اخباریں نکالیں 80 کی دہائی میں، تو اس وقت بھی کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی خبریں آپ کو مل جائیں گی. لیکن چونکہ ایکسپوجر نہیں تھا، پروجیکشن نہیں تھی، لہٰذا یہ واقعات جو ہیں وہ دبے رہتے تھے. اب صرف یہ ہوا ہے کہ میڈیا کے آنے کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو کنیکشن ہو گیا، خبریں زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں، اچھی یا بری دونوں، اور ان کا پھیلاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، وائرل جس کو کہا جاتا ہے، سرکولیشن. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ابھی ہونا شروع ہوا. یہ ابھی نہیں ہو رہا، یہ مسلسل ہو رہا ہے. اب جیسے آپ اس کو کہیں، میں آپ کو 80 کی دہائی کی بڑی ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں. 80 کی دہائی کے اس وقت بھی پاکستان میں پورنوگرافی کا کانسیپٹ تھا اور بہت زیادہ تھا. اور میں اس پہ ایک سیشن کر چکا ہوا ہوں تنویر بھائی، آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ بھی ہے، فاروق آن لائن پہ. یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہم بچوں کو ٹرینڈ نہیں کرتے. ہم بچوں کو بتاتے نہیں کہ بھائی یہ آپ کے اعضائے مخصوصہ ہیں، ان کو اگر کوئی ٹچ کرے گا تو آپ کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. ہم شرماتے رہتے ہیں. اس ٹریننگ کی ضرورت تھی. میڈیا پہ دن رات ایسے پروگرام ہونے چاہیے. خبر آپ تک پہنچ رہی ہے، خبریں ہر دور میں تھیں، ٹریننگ آپ تک نہیں پہنچ رہی. قوموں کو سوک ٹریننگ کی جاتی ہے. اچھا، اب جو ہمارا جیلوں کا نظام ہے، اس میں سے جب کوئی باہر نکلتا ہے تو انسان بن کے باہر نہیں نکلتا. یورپ نے اس چیز کو بھی قابو کیا، جو ایڈوانس ممالک ہیں، امریکہ، وہاں پہ ریفارمز ہوتی ہیں ان جیلوں کی گورنمنٹ ہے. ہمارے ہاں چونکہ ایک کلچر رہا، بے گناہوں کو بھی اندر ڈال دیا گیا سیاسی اختلاف کی بنا پہ. اور وہاں پہ وہ پرانی موویز آپ دیکھیں سلطان رئیس صاحب کے دور کی، کہ جیلیں جو ہیں وہ جرم کو پیدا کر کے باہر معاشرے میں پھینکتی ہیں. تو کمزور ہو گیا قانون بھی. پھر ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے پاس لوٹ مار کا پیسہ ہے تو ہم تگڑا وکیل کریں گے، اور وہ وکیل کالا کوٹ پہن کے ہمیں بری کروا دیں گے. تو جب ایک مجرم معاشرے کی پناہ سے باہر نکل گیا، قانون کی گرفت کے اوپر چڑھ گیا، وہ مکڑی کا جالا جو غریبوں کے لیے تھا وہ طاقتوروں کے لیے نہیں تھا، تو اب وہ جرم کو کاروبار کے طور پر لے کے چلتا ہے. قصور کے واقعے میں جیسے لاہور میں وہ مینڈک ایک آ گیا، وہ تو ایک ٹرولنگ ہوتی ہے نا. اصل میں ہم اصلی معاملات کو نہیں دیکھتے. پاکستان کے کس صوبے اور کس شہر میں ملاوٹ شدہ چیزیں نہیں جا رہی. آپ شروع ہو جائیں گلگت بلتستان پشاور سے اور کراچی تک چلے جائیں، کس ہوٹل میں کون سا گوشت ہے، کسی کے پاس ریسرچ ہے، کسی خاص ایریے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کسی خاص وجہ سے، اور ہم دوسرے ایریاز پہ غافل ہو جاتے ہیں. اور عین ممکن ہے اگر وہ واقعہ سچا تھا تو آپ وہ رخ تبدیل کرے گا اور کسی دوسرے علاقے میں وہ مفرور جو ہے وہ کاروبار شروع کر دے گا. تو قصور جیسے واقعات ہر دور میں ہوتے رہے، ہر ملک میں ہوتے ہیں. ہمارا نقصان صرف یہ ہے، کمزوری یہ ہے کہ ہم اس طرح کے حفاظتی اقدامات نہیں کرتے. اسباب آپ جو بات پوچھ رہے ہیں، اس کا سبب سب سے بڑا جو ہے وہ انسان خود ہے. ہم جس قدر دین سے دور ہوں گے، اگر میں نے پچھلے سیشن میں بتایا تھا
کہ ایک سسٹم ہے الوہی. اگر میرے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا چیک ہی نہیں ڈیپ باطن میں، جیسے میں نے آج کے سیشن میں پہلے آپ کو کہا، ہم ظاہر پہ رہتے ہیں، ہماری ظاہری شکل و صورت مسلمانوں والی ہو جاتی ہے بعض اوقات. یعنی اکثر واقعات میں آپ نے دیکھا ہوگا داڑھی دکھائی جاتی ہے اور پھر بدنام کیا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں داڑھی کے ساتھ یہ کر. تو داڑھی کا کوئی تعلق نہیں. جیل میں ہر دوسرا قیدی داڑھی رکھ لے تو وہ کیا مومن ہو جاتا ہے؟ مجرموں کی داڑیاں جو ہیں وہ کیا ان کو مولانا بنا دیتی ہیں؟ تو انسان کا اگر اللہ کا دین شریعت مطہرہ ظاہر پہ رہے، اندر بدلی نہ ہو، جس کے لیے ہمارے صوفیہ کرام نے ہمیشہ محنت کی ہے. تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، یا جے رب ملدا نہاتیاں توتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو. تو اگر ان ڈیپتھ انالیسس نہیں ہوتا، اندر سے آپ اپنے آپ کو نہیں بدلتے، تو ظاہری تبدیلیاں تو شعبدہ بازیاں ہیں. ظاہر میں آپ میلاد کا ختم کر لیں، محرم کی کوئی تقریب کر لیں، اور یا کے بارے میں کوئی پروگرام کر لیں. کیونکہ ہر معاشرے میں، پاکستان کے ہر شہر میں ہمیں مسجد نظر آتی ہے. ایک تو سبب یہ ہو گیا فرد کا. اب یہ فیلئر کس کا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہمیں اس فیلئر کی طرف بات نہیں کرنے دی جاتی. زیادہ تر وقت ہمیں سیاستدانوں کی کمزوریاں اور نقائص کی نشاندہی کرنے پہ مصروف رکھا جاتا ہے. اگر قوم اخلاقی طور پر زبوں حالی کا شکار ہوئی ہے تو اس میں علماء کرام کا فیلئر ہے، پیران کرام کا فیلئر ہے، ان چندہ خوروں کا فیلئر ہے جنہوں نے نذرانے تو لے لیے لیکن ملک کو نظر لگا دی، یا وہ کسی اور بیرونی اکاؤں کے منظور نظر ہو کے انہوں نے ہمارے نظارے تباہ و برباد کر دیے. یہ ان کا قصور ہے. یہ اگر میں اخلاقی طور پر زبوں حالی کا شکار ہوں، اگر میرے بچے جو ہیں وہ اخلاقی طور پر، تو اس قوم کے علماء کرام کو، فقیہان کرام کو اور پیران کرام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پہلے میں نے اپنی بات کی فرد کے بعد علماء کرام. تیسرے نمبر پہ اساتذہ جو ہمارے قوم تھے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 80 کی دہائی میں بھی ایسے اساتذہ کے قصے ہم نے سنے، دیکھے، پڑھے، جو استاد تھے لیکن بچوں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات ہوتے تھے. 80 کی دہائی کی بات بتا رہا ہوں. اور میں آپ کو یہاں تک ایک ٹیریبل واقعہ بتاؤں. ضیاء الحق صاحب کے دور میں، آپ میں سے بہت سارے نوجوان اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، ایک نوجوان وزیر آباد کا، اس نے ایک تازہ دفن شدہ لڑکی کا جسم نکالا قبر سے اور اس کے ساتھ ریپ کیا. 80 کی دہائی کی بات بتا رہا ہوں. تو زمانہ کو میڈیا کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا، صرف میں نے بتایا نا، آپ کو خیر اور شر کو ونگز لگتے ہیں. ہمارے ہاں ہوا کیا، شر ماڈرنائز ہوا تو خیر قدامت پسندی کی طرف راغب ہو گیا. استاد محترم واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو، نسلوں کو دین وہی دو پرانا جو 1500 سال پہلے لے کے آئے تھے نبی پاک علیہ السلام، لیکن عصری تعلیم ان کو جدید دو. تو ہمارے ہاں جو مدارس تھے وہ دینی اعتبار سے تو وہیں پہ جڑے رہے لیکن عصری اعتبار سے وہ آگے نہیں بڑھ سکے. تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ جاتے اسی طریقے سے ہیں لیکن ایک نیچے آ جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، ایک غالب آ جاتا ہے. تو ہمارے ہاں وہ جو کانسیپٹ تھا شر والا وہ غالب آ گیا. اب جب غالب آیا تو کس کا فیلئر تھا؟ ان علماء کرام کا اور پیران کرام کا جنہوں نے توجیہ کی دین کی غلط، اور محراب و منبر کی وقت ختم ہو گئی، دلچسپی لوگوں کی ختم ہو گئی. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر معاشرے میں گناہ پھیلتا ہو تو واعظوں کی غلطی ہے. افراد کی غلطی تو آ گئی لیکن واعظوں کی غلطی ہے، فقیہان جو کرام ہوتے ہیں ان کی غلطی ہے، پیشواؤں کی غلطی ہے. چونکہ وہ اپنے اپنے مفادات کے چکر میں، مسلکوں کے چکر میں وہ زیادہ پڑ گئے قوم کی اخلاقی تربیت. اب اس کا یہ مطلب نہیں وہ کر نہیں رہے، پرفارمنس دیکھتے ہیں نا. چلے آج ایک نیا پیٹرن آپ کو دے دوں، میں کیسے سوچتا ہوں چیزوں کے بارے میں. اگر ملک میں سیاسی حالات ابتر ہوں تو ہم سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو رگڑتے ہیں کہ ان کا قصور ہے، سیاستدان نالائق ہیں، یہ ہیں. اگر کوئی ملک کے دفاع پر سوال اٹھے تو ہم فوج کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ فوج ہماری کمزور ہے، ہماری فضائیہ کمزور ہے. اور اگر ہماری فضائیہ جواب دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں زندہ باد ہمارے پائلٹ، زندہ باد، چونکہ وہ جاگ رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر گھر کے اندر ڈاکو گھس آئیں تو چوکیدار کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. تو اگر اخلاقی طور پر یہ
बच्चों के साथ जो रेप वाला है, इसका नफ्सियाती ताल्लुक भी है, अखलाकी ताल्लुक भी है, मुआशरती समाजी तो हम बात करते रहते हैं। तो किसका फेलियर है? फर्द की सतह पे मेरा या वालदैन का, खानदान का। वो कसूर अलग है कि हमने हदूद को तोड़ा, हमने बच्चों को बताया नहीं, हमें पता है कि बच्चों को इस तरीके से मिक्स नहीं होना चाहिए। मैं कई सेशंस में कह चुका हूँ, हम अपने बच्चों को भेज देते हैं, माँ बाप साथ नहीं जाते। अब जहाँ पे गए हैं वहाँ पे कोई बड़ा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। बच्चे आपस में मखलूत होते हैं, कोई बड़ी उम्र का कज़न आ जाता है, वो अपनी उसकी जो एक बालग कज़न है उसको बाहर की सोसाइटी में कहीं पे पोर्नोग्राफी या किसी भी हवाले से, बड़ी ओपन बातें बताता हूँ आपको, उसको कुछ आदतें पड़ जाती हैं। वो जो मासूम कज़न गए हुए हैं, रात को शादी की महफिल है या कोई भी तकरीब जिसमें कज़न्स इकट्ठे होते हैं, तो वो जो एडल्ट था उसको ये वल्नरेबल चीज़ें मिलती हैं, जो आसान शिकार जिनको कहा जाता है। लिहाजा उनसे वो जरासीम मुंतकिल हो गया अब उन छोटे बच्चों को। फिर उन छोटे बच्चों को वो जब एडल्ट होते हैं उनसे अगले बच्चों को मुंतकिल हो जाती हैं। तो एक तो ये इसका पहलू रहा, तो माँ बाप को भी गफलत की सज़ा मिलनी चाहिए। फिर आप अगर कहीं पे हज करने, उम्रा करने गए हैं, मैं आपको बताऊं, बच्चा अगर आपके साथ पार्क में गया तो माँ बाप की 48 आंखें होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन मिलता है कौन नहीं मिलता। अगर आप सोए हुए हों, आप मूवी में मसरूफ हों, मोबाइल में मसरूफ हों, आप माँ हैं और आपका बच्चा बाहर निकल जाए दुकान पे सामान लेने, तो किसका कसूर है? माँ बाप का। तो हमने वो भी देखना है। फिर बाहर जो दरिंदे फिर रहे हैं, वो दरिंदे कैसे बने? वो दरिंदे कैसे बने? चूंकि उन तक रसाई थी, एक्सपोजर था, महरूमियां भी थी, महरूमियां भी थी, 100 किस्म के जवास होंगे उनको, शादी की उम्र में शादी नहीं हुई होगी, जहेज के इश्यू चल रहे हैं, तो हर चीज कनेक्टेड है। बहुत सारी चीजें जो है ना, उनको जोड़ के देखा करें। तो फर्द की सतह से ऊपर उठे खानदान, मुआशरा। मैं बात कर रहा था असातिज़ा की। असातिज़ा जो है उनका आपने हक अदा किया। सबसे ज्यादा अगर कोई महरूमियों का शिकार जो सबसे की पोस्ट वाले थे वो या उलमाए कराम है या असातिज़ा, जो हक परस्त हैं, जो जायज तरीके से बात करते हैं और सच्ची, वो गरीब रहते हैं। लेकिन जो हमारी जहालत की सतह पे उतर के पीर तावीज देना शुरू कर देता है, गंडे करना शुरू कर देता है, वो दिनों में अमीर हो जाता है। उसके लिए लैंड क्रूजरें और गाड़ियां और बड़े बड़े मरीद, और उसके मरीदों की ज्यादा ताकतवर तादाद हराम खोर होगी, हराम कमाने वाले होंगे मरीद। चूंकि वो नजराने देते हैं और उन्हें ये यकीन है कि हमने रात को 2 लाख चोरी किए हैं तो उनमें से 1 लाख पीर साहब के कदमों में निछावर कर दिया, पीर साहब ने दुआ करनी है, गुनाह माफ हो जाएगा। तो पूरी सोसाइटी एक जिस्म है। तो कसूर में जो वाकया हुआ वो सिर्फ कसूर में नहीं हो रहा, कसूर में सिर्फ प्रोजेक्शन हो रही है। ये हर जगह पे है। केपीके में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, यहाँ हमारे पंजाब में, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से गुजरात की बात बता सकता हूँ। हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम सुनते थे। ये हर दौर में होता रहा है भाई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दौर में पूरी कौम इस तरफ आ गई थी। सिर्फ जुल्म ये है, एक होता है गुनाह। अब हम आ जाते हैं अगले मोड़ में, एक होता है जुर्म। गुनाह ये है जो मैंने पहले बात की, कजन्स में जैसे एक वो चीज होगी, दोस्तों में, हॉस्टल्स के अंदर, मदारस के अंदर, जहां जहां गैदरिंग होगी, किसी एक को कुछ चीजों की समझ आती है और वो दूसरों तक, और चूंकि तजस्सुस की उम्र होती है, बच्चे जब दोस्तियां करते हैं हम समझते हैं बच्चे हैं, और ये सबसे बड़ी खता है वालिदैन की। बच्चों को बच्चा ना समझा करे, बच्चे बड़े तेज हो गए। और खासकर इस दौर में, हमारे दौर में तो टीवी नजर आ जाता था भाई, ये तो रजाई में नजर भी नहीं आता। इशारा समझ जाए मेरा। एक ही चीज रोक सकती है बच्चों को, वो अखलाकी तरबियत। किसने करनी थी? अव्वलीन तरबियत गाह कौन है? माँ। क्या हमारी माएँ ट्रेंड हैं? हमारी माओं को पता है इस्लाम क्या कहता है, नफ्सियात क्या कहती है? शादी हो जाती है, जहालत उसी तरह ही रहती है। काश कभी ऐसा कानून पास हो जाए कि जब तक ये शऊरी सतह नहीं होगी शादी नहीं होगी। और मैं आपको बता रहा हूं, कभी शायद जमाने को जरूरत पड़े। यूरोप में ये चीज देखी जाती है और हम उस पर क्रिटिसाइज करते हैं हमारा मजहबी तौर पर, लेकिन समाजी तौर पर उन्होंने जो सोशल एग्रीमेंट कर लिया, वो जो पार्टनर बना लिए, उसमें देखा जाता है कि ये बाप बनने की पोजीशन में है या नहीं है। प्लस एंड माइनस तो चले हर सोसाइटी में है। तो असातिज़ा की तरफ से उनकी महरूमियां, फिर इस पे जो काबू पाना था पुलिस ने पाना था। जब पुलिस के थाने इन्वॉल्व हो जाएं, पुलिस का एक एसएचओ जेल में, थाने में नौजवानों को उठा के ले आए या लड़कियों को उठा के ले आए, जब वहां पे ये बुराई फैले, सब नहीं, इक्का दुक्का बात बता रहा हूं, लेकिन कल्चर फैलता है।
शर फैलता है इस तरीके से, आप उनको कैसे छोड़ेंगे? जब मदरसे के अंदर कुरान पढ़ाने वाला इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए तो उन बच्चों का, वो जब हाफिज बनेंगे और वो माशरे में जाएंगे, फिर उस्ताद बनेंगे, तो फैल गई वो चीज़, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में फैलती हैं चीज़ें फिर इसी तरीके से। तो असबाब सिर्फ कसूर का नहीं, कसूर ये पूरे माशरे का कसूर है, ये हम सब का कसूर है। हम इसको मानते नहीं है, उस वक्त तक नहीं मानते जब तक हमारे इर्द गिर्द कहीं पे ना हो। आज ये दौर है कि बच्चों को बिठाएं, सारी बातें उनको क्लियर कट बताएं और अपने जिम्मेदारियों से गफलत का मुजाहरा मत करें। मैं एक सेशन में बता चुका हूं, बच्चों को अकेले कहीं मत जाने दें, कोशिश किया करें। असातिज़ा शर्माए मत, जब बच्चे सामने बैठे हों, लड़कियां लड़के, उनको समझाएं, उनको ओपन डिस्कशन करें। ऐसे असातिज़ा जब बताते हैं तो फिर उनकी इस्लामियात वाले उस्ताद शिकायत लगाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि शाह जी गंदियां गल्लां कर देने। तो ये गंदी बातें करें ओपन, मीडिया के प्रोग्रामों में डिस्कशन होनी चाहिए, महराबो मिंबर पर डिस्कशन होनी चाहिए। जब कोई वाकया हो जाए तो हम कोसते हैं कि ज़ैनबाओं के साथ जुल्म हो गया, हुक्मरान कसूरवार हैं। हुक्मरानों का इसके साथ क्या लेना देना भाई? हाँ, ये जरूर है, ताकत के वानों में बैठे हुए के बच्चे महफूज रहेंगे, क्योंकि उनके लिए पहरेदार बाहर मौजूद है, हमारा पहरेदार कोई नहीं। तो आप इस चीज को जरा अपनी एहतियात करनी चाहिए, फिर अल्लाह की मर्जी है उस चीज में, ठीक है। अगर घर में बाप आदिल नहीं, घर में महरूमियां हों, बाप बच्चों के सामने उनकी माँ को गालियां देता हो या मारता हो, और फिर वो कहे मेरे बच्चे के साथ जुल्म ना हो, कैसे मुमकिन है भाई? सामने आते हैं करतूत सारे। तो तनवीर भाई, आबे का आबा जुड़ा हुआ है, कोशिश करें बच्चों का स्कूल का इंटरव्यू करें, उनके दोस्त कैसे हैं इंटरव्यू किया करें, उनकी दोस्तियां कैसी हैं, कहाँ पे उठते बैठते हैं, कजन्स का मिजाज कैसा है। और अगर कोई नाराज होता है तो कर दे, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखें। बच्चों को यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, इन बंदों से मिलना चाहिए, इनसे नहीं मिलना चाहिए। गैदरिंग की भी जरूरत है बच्चों की, कजन्स के साथ उठना बैठना बच्चे की नफसियाती अफजाइश के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस बच्चे की क्या अखलाकी सूरत है। तो जो मैंने आपको शुरू में बताया, फिर मैं लिंक अप करता हूँ कि अखलाकी तौर पर जब माशरे ज़बू हाली का शिकार होते हैं तो उलमाए कराम के गिरबान पे हाथ डाला जाना। अब ये नहीं कि उलमाए कराम जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हों और कहें कि ये कसूर भी हुक्मरानों का है। आप फिर किस मर्ज की दवा थे? बंद कर दें, ये खानवादे बंद कर दें, ये बारगाहें बंद कर दें, ताले लगा दें मस्जिदों को, स्कूलों को बंद कर दें, अगर सारा कुछ हुक्मरानों ने ही करना था। अपनी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हम अपनी अपनी जिम्मेदारी, मैं बोलता रहता हूँ ना, मुझे कोई आप पैसे तो नहीं देते, या मार्क जकरबर्ग ने मुझे हायर तो नहीं किया हुआ। एक जिम्मेदारी है मुआशरे के एक एल्डर की हैसियत से, जो मैंने देखा, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। बहुत सारे बोर होते हैं, कुछ सुनते भी नहीं, कुछ सुन लेते हैं, तो मैं तो अपनी कब्र सीधी कर रहा हूँ। उस्ताद मोहतरम वासफ अली वासफ कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करते हैं वही आपकी कब्र के चिराग बनते हैं। तो मैं तो अपनी कब्र को रोशन करता हूँ, करना चाहिए। आने वाले सफ़र में चिरागों की ज़रूरत होगी, तो क्या मेरे और आपके पास चिराग हैं? तो कसूर का कसूर नहीं है, मीडिया का भी कसूर होगा, अखबारों का भी कसूर होगा, उस लोकल लेवल पे मौजूद मौलवी साहब का भी कसूर है, उस मोहल्ले में मौजूद निज़ाम का भी कसूर है, उस इलाके की पुलिस का भी कसूर है, उस इलाके में घूमने फिरने वाले बुजुर्गों का भी कसूर है, और वहाँ पे टॉप पे जो एमएनए या एमपीए होगा या यूनियन कौंसिल का कोई बंदा होगा, उसका भी कसूर है। फिर कसूर बनता है जाके वजीर आजम साहब का या वजीर आला का। ये बात समझे, ये हम सब जुड़े हुए हैं। तो अपनी अपनी सतह पे रोल प्ले करें, बच्चों को अवेयरनेस दें। गफलत वाले बच्चे जो है ना, गाफिल बच्चे, लालच का शिकार, ज्यादातर लड़कियां जिनके साथ रेप हुआ है कौन सी थी? जिनके छोटे घरों में पैदाइश हुई, ख्वाब था बड़े घरों में जाने का, बड़ी गाड़ी में बैठने का, यूनिवर्सिटी में पहुंची ट्रैप हो जाती हैं, मरी में गई, फलां जगह पे गई, रेप हुआ, दोस्तों ने मिलके किया, कत्ल हो गया, या ख्वाब टूटे और खुदकुशी कर ली। बात समझ रहे? तो हम अपने गिरबान में भी झांकें, हमसे कहाँ गलती हो रही है, और हम जिन पीरों को चंदा दे रहे हैं वो किस मयार के हैं, वो किस मिजाज के हैं, उन्होंने क्या इस मुआशरे को अपलिफ्ट करने में कोई किरदार अदा किया है? ये बड़ी चालाकी से और सफाई से आपको अगली दुनिया पे ले जाते हैं
کہ انشاءاللہ ہمارے پیر صاحب نے آگے ہمیں بخشوا دینا ہے۔ میری جان، سب سے بڑے پیر نبی پاک علیہ السلام اس دنیا میں کامیاب کر کے گئے اپنے صحابہ کو۔ اس دنیا میں آپ کا پیر آپ کو کامیاب کرے، وہ سچا پیر ہے۔ آخرت میں تو ہے ہی ہے نا حوالہ، وہ تو نسبتیں ہیں۔ آپ کے پیر نے آپ کے علاقے میں کتنے سکول کھولے ہیں، آپ کے علاقے میں کس قدر اس نے سوشل کام کیا ہے، لنگر چلا یا نہیں چلا، لوگوں کے اس نے مسائل حل کیے یا نہیں کیے۔ ہم جس دور میں بچے تھے، ہماری مسجد میں مولوی صاحب کی ریٹ ہوتی تھی، کسی جگہ پہ کوئی رشتہ ہونا، مولوی صاحب نے کہہ دینا اتنے ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو ریٹ ختم ہوئی ہے کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ کہ یہ سیاست میں پڑ گئے کچھ، سیاست میں، یہ جو آج کی ظاہری سیاست ہے، ان کو حقیقی سیاست کرنی چاہیے تھی علماء کرام کو، حقیقی سیاست۔ اور حقیقی سیاست یا اسلام کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہ اپنے فنڈز لے کے اپنے تنگ مفادات کی خاطر انہوں نے اسلام کو تنگ کر دیا، فرقہ واریت کو پھیلایا، کسی کو ایران سے، کسی کو امریکہ سے، کسی کو سعودی عرب سے، جہاں سے بھی جو بھی ملا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین کو، اور پھر کہا کہ جناب یہ دیکھیں ہوا اکھڑ گئی، قرآن کہہ چکا ہے ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو صرف قصور کا قصور نہیں تنویر بھائی، کاش ہم سب بحیثیت قوم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ میں تو مجھے تو کسی کا عیب نظر ہی نہیں آتا، میں آپ کو سچ بتاؤں۔ ایک طویل عرصے سے میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو مجھے اپنا ہی نظر آتا تھا کہ بھائی میں شاید اس کائنات کا بوجھ ہوں، مجھ سے زیادہ سیاہکار کوئی نہیں۔ یہ انسان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جب انسان اپنے یہ انگلیاں جو ہے نا اپنی طرف کر لے کہ تو نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ کاش ہم سب ایسا کرنا شروع کر دیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کچھ باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، ساری تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی میں کیا کہہ جاتا ہوں۔ اور کوئی سوال کرنا چاہے، میں نے ابھی دیکھا نہیں باقی چیزیں، بس اپنے بچوں کو بتائیں، ان کو دیکھیں۔ وہ ایک پہلو رہ گیا درمیان میں، باتیں چونکہ پھیل جاتی ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ ہے ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ۔ جرم کیا ہے؟ جرم ہوتا ہے کہ آپ جیسے ایک عمر کا دیکھیں، اب 6 سال کی بچی ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، آپ نے اس کو بہلا پھسلا کے جس طریقے سے بھی، یا بچوں کا آپ نے ایک کام کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کا قتل کر دیا۔ جرم کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے یا حکومت کے ساتھ ہوتا ہے یا سماج کے ساتھ ہوتا ہے۔ گناہ انفرادی فعل ہے، ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ ایک گناہ ہوتا ہے۔ گناہ کا معاملہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اللہ کی ذات رحمان اور رحیم ہے، انسان توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ کرائم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک گناہ کے اوپر اصرار کرنا شروع کر دیں، یا اس گناہ سے سماج کو نقصان ہوتا ہو، سوسائٹی کو نقصان ہوتا ہو۔ آپ نے جس طرح آپ کو یاد ہوگا تمام بزرگ کہتے ہیں کہ اپنے گناہ پر کسی کو گواہ مت بناؤ۔ تو میں اکثر سوچتا تھا یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں نا جو میں نے جناب یہ کیا وہ کیا۔ بھائی جب اللہ نے آپ کا پردہ رکھا ہے کسی بات پہ، یا اکثر پوسٹیں دیکھتا ہوں، تو آپ کون ہوتے ہیں بھائی اپنے آپ کو ننگا کرنے والے؟ جب آپ کا اور اس کا معاملہ ہے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو آپ اللہ کے حضور تہجد کے لیے وضو کریں اور سجدہ ریز ہو جائیں، وہ آپ کو معاف کر دے گا، اور آپ کو ایسے کر دے گا جیسے آپ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ لیکن جو قوموں کا گناہ ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، جو حکمران ہوتے ہیں وہ جرم کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں جو جرائم ہوئے وہ ایک جملے میں معاف کر دیا ہم نے کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی۔ قوموں کے ساتھ جب پالیسیاں بنتی ہیں اور قوم کی ڈائریکشن غلط ہو جاتی ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، وہ تو یعنی ہر جرم جو ہے وہ ایک گناہ ہوتا ہے، یہ تو طے ہے۔ لیکن ہر گناہ جو ہے وہ اس وقت تک جرم نہیں بنتا جب تک قانون اس کو نہیں پکڑتا۔ تو اگر آپ کا فرد کا اللہ کے ساتھ صرف تعلق ہے تو آپ معافی تافی کر لیں۔ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، اب معاشرہ گناہ سے ہٹ کے جرم کی طرف چل پڑا ہے۔ اور پتہ کن معاشروں میں جرم پھیلتا ہے؟ جو معاشرے اپنی رٹ کھو بیٹھتے ہیں، جن معاشروں میں محرومیاں ہوتی ہیں، جن معاشروں میں نظام حکومت کا 2 نمبر ہوتا ہے، جہاں ایگزسٹنگ کلچر کے جو نمائندہ اکابرین ہوتے ہیں وہ اپنی فرائض پورا نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں پیروں کی پرفارمنس آپ دیکھیں، ہر چیز پرفارمنس سے ہے نا۔ سیاست ٹھیک نہیں تو سیاست دانوں کا گناہ ہے، اخلاقی
तरबियत का अगर मिजाज डाउन हुआ है तो किसका गुनाह है? अब ये नहीं कि हम पीरों की तरफ ना देखें, ये बिल्कुल नजराने लेने वालों का कसूर है। उन्होंने कौम को जाहिल रखा, सब ने नहीं, बहुत सारे अल्लाह के वली, अल्लाह के पीर ऐसे हैं, हम जिनके कदमों की खाक नहीं है, जिन्होंने इस कौम को दीन दिया, इल्म दी, इल्म रोशनी दी उनको। लेकिन वो जो फंड्स खाने वाले थे, हम तवहम परस्ती का शिकार होकर उनसे डरते हैं। एक बेनमाजी बेशरा, कोई उसका ताल्लुक नहीं दीन मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम उससे डरते हैं कि वो पीर है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि ये जो पीर बच्चा दे रहा है, बच्चियां सुनती हैं मुझे, बेटियां सुनती हैं, बहनें सुनती हैं, भाभियां सुनती हैं, मैं बहुत सारी बातें रोक लेता हूं, इशारा समझ लिया करें। बच्चा लेने भी तो हमारी ही खवातीन जाएंगी ना, फिर अल्लाह से मांगा करें। ये राहबर होते हैं ये लोग। मैं आपको बताऊं, बंदे के किरदार का पता चल जाता है, और अगर आपने कोई बद किरदार पीर चुन लिया है या गुरु चुन लिया, तो आपके किरदार पर सवालिया निशान तो उठ गए, आपके किरदार पर तो सवालिया निशान उठ गए। इंसान अपनी चॉइसेस के साथ चलता है आगे। तो सिर्फ कसूर नहीं, खैर और शर दोनों चलेंगे, किसी एक को निगेट आप नहीं कर सकते, ये चलता रहेगा जब तक क़यामत नहीं आती। हमें दोनों को मानना। हम पता है क्या करते हैं, हमें आइडियलिज्म का शिकार किया जाता है सियासी जलसों में या मजहबी तकरीरों में। जब जुम्मे का खुतबा होता है, हमें आइडियलिज्म में ले जाते हैं, ओ मोहम्मद बिन कासम ने ये किया, फलां ने ये किया। हम क्या कर रहे हैं भाई? अरे भाई, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? मुझसे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में या सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में या गौरी साहब के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा, या करबला में क्या हुआ या बदर में क्या हुआ, मुझसे तो नहीं पूछा जाएगा। फारूक क्यों नहीं उस वक्त तुमने साथ दिया? भाई मैं आज के दौर में हूं, मुझसे ये पूछा जाएगा कि आपने अपना फर्ज पूरा किया, आपके पास लफ्ज हैं, लफ्जों का जिहाद करें, कलम चलाते हैं, कलम के जरिए जिहाद करें। जो आपके पास ओहदा है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। जब हम जिम्मेदार होना शुरू हो जाएंगे, बाप बाप के तौर पर जिम्मेदार हो जाए, उस्ताद उस्ताद के तौर पर जिम्मेदार हो जाए, शागिर्द शागिर्द के तौर पर जिम्मेदार हो जाए, और मुआशरा मिन हैसुल कुल जिम्मेदारी की तरफ चल पड़ेगा, मुआशरे के मसाइल खत्म होना शुरू हो जाएंगे। मसाइल फिर भी रहेंगे, सिर्फ मिनिमाइज किया जा सकता है। मैंने आपको बताया खैर और शर चलते रहेंगे। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि शर खत्म हो जाए और सिर्फ खैर का गलबा हो। ये सिर्फ जलसों में हो सकता है या खुतबे में हो सकता है, जोश खिताबत के साथ। दुनिया में आपका नफ्स आपके साथ रहेगा। एक सूरत में खत्म होगा शर या खैर, जब क़यामत आ जाएगी। जैसे आज मैं अगर दुनिया से चला जाता हूं तो मेरा खैर भी गया, मेरा शर भी गया। जो शर के बीज में लगा गया था वो मेरे साथ चलता रहेगा, जो खैर के बीज मैंने लगा दिए वो चलते रहेंगे। सदका जारिया या अज़ाबे जारिया। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियां। बहुत शुक्रिया फूलों का। जी जी ठीक है, चलें ठीक है, आप सब लोग भी रेस्ट करें। काफ़ी तवील तरीन सेशन हो गया, और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मेरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है चाय की। और मैं सिर्फ बराह रास्त कैमरे में देखता हूँ इस तसव्वुर के साथ कि आप मुझे सुन रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं। उस्ताद मोहतरम वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि सामीन का जो शौक होता है, जज्बा होता है, वही बोलने वाले को बोलने पर उकसाता है। तो अब अल्लाह भी समी है, सामे है, मखलूक भी सामे है। तो अगर कोई ना सुने तो अल्लाह तो सुनता है, और वो अपना जिक्र सुनना चाहता है। वो इसलिए अपना जिक्र सुनना चाहता है कि उसने कहा हुआ है फज करूनी अज़कुरकुम, क्योंकि उसे पता है मैंने फिर बदला भी देना है इस बंदे का। तो अल्लाह तो अपना जिक्र सुनता है। तो अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारी ज़हनबाओं को, बख्तावरों को, बिलावलों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने वाले बन जाएं, और हम टिश्यू पेपर बनने से बच जाएं। हम सतही तौर पर लड़ने वाले इंसान न रहें, बल्कि हम डीप हो जाएं, मानवीयत, गहरी मानवीयत को समझना शुरू कर दें। पाकिस्तान हमारी मोहब्बतों का मरकज़ बन जाए, हम इस्लाम के कुलज़म में आ जाएं, और छोटी छोटी तंग नज़रियों से बुलंद होकर एक दूसरे के लिए वुसअत और कशाइश पैदा करें। अल्लाह करीम आप सबके वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती दे, जो बीमार हैं अल्लाह करीम उनको शिफाए कामला और आजला अता फरमाए,
پیران کرام کا بھی، جو پیران حق ہیں ان کا احترام کریں، یہ ہمارے سر کا تاج ہے علماء کرام. میں تو بڑا ببانگ دخل کہتا ہوں، ہمیں زیب نہیں دیتا. لیکن جو دو نمبری کرنے والے ہیں وہ کوئی بھی ہو، وہ ہماری جوتیوں کے نیچے، اور جو ایک نمبر ہے ان کی جوتیاں ہمارے سر پہ. میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں. جو بد کردار ہے اس کا کردار صرف بد کردار کی زندگی میں ہی ہوگا. اگر آپ کی زندگی میں بد کردار کا کردار ہے تو آپ اپنے کردار کے بارے میں خود متفکر ہو جائیں. اعلیٰ اخلاق والے لوگوں کی ضرورت ہے، اخلاقیات کی ضرورت ہے. اس دن استاد محترم ڈاکٹر اون ساجد نقوی، بڑی زبردست پوسٹ تھی ان کی، پروفیسر ڈاکٹر اون ساجد نقوی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اخلاقیات نہیں پڑھائی جاتی، غیر مسلموں کو پڑھائی جاتی ہے. بظاہر چھوٹی سی بات تھی، لیکن سوچنے والے طلبہ و طالبات دیر تک اس پہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ کے چلے گئے آگے. تو مکارم اخلاق حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دنیا میں جن کا اخلاق مشہور تھا، کائنات میں جن کا اخلاق مشہور تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ماننے والے بد اخلاق ہو جائیں، ہمارا تزکیہ نہ ہو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ. ہمیں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے. میں فرد کی سطح پہ اپنے آپ کو کروں، باپ اور ماں کی حیثیت سے اپنے بچوں کو کروں، بڑے بھائی کی حیثیت سے چھوٹے بھائیوں کو کروں، ایک ذمہ دار سوشل میڈیا کا ایکٹیوسٹ ہونے کی حیثیت سے جو اپنے نوجوان ہیں ان کا کروں، سپارٹن چیف کی حیثیت سے سپارٹنز میری ذمہ داری ہے، ایک لیکچرر کی حیثیت سے وہ تمام بچے اسٹوڈنٹس میری ذمہ داری ہیں جو میرے لیکچر برداشت کرتے رہے. سوشل میڈیا میں، فیس بک پہ پروفائل میں جو فرینڈز اینڈ فرینڈز آف فرینڈز ہیں وہ میری ذمہ داری ہیں. ہم سب ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ہیں. جہاں کوتاہی ہوگی وہاں گمراہی ہوگی، اور جہاں گمراہی ہوگی وہاں خسارہ ہوگا، اور جہاں خسارہ ہوگا وہاں شرمندگی ہوگی، جہاں شرمندگی ہوگی وہاں جہنم ہوگا، اور جب جہنم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر صرف جلنا ہوگا. لیکن جہاں پہ پچھتاوا ختم ہو گیا، خسارہ نہ رہا، وہاں پہ فلاح ہوگی، ہدایت ہوگی، اور جہاں پہ ہدایت اور فلاح ہوگی وہاں پہ ہی اصل کامیابی ہوگی، وہاں پہ ہی رضا اور خوشی کا تصور ہوگا. اور جہاں اللہ کی رضا اور مخلوق خدا کی رضا اور خوشی نصیب ہوگی وہاں جنت ہوگی، اور جہاں جنت ہوگی وہاں مزے ہوں گے، اور مزے ٹھنڈے ہو گئے میرے مزے. یا حی یا قیوم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ نائٹ، شب بخیر.